बढ़ाते हैं इसी एक्शन को आगे। एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल है आपके लिए तैयार। और आज 3 साल पूरे हो रहे हैं बड़े मार्केट क्रैश को जो आपने 24 मार्च 2020 में देखा था। इस उपलक्ष्य में हमारे सारे के सारे एक्सपर्ट्स आज आपको पिक ऑफ द डे नहीं दे रहे। वेल्थ क्रिएशन डे हम चूंकि मना रहे हैं और इसलिए आज आपको मिल रही है एक वेल्थ क्रिएशन पिक। स्वागत है आप सबका और शुरुआत करते हैं वेल्थ क्रिएशन पिक के साथ। बंसल जी बताएं सर। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, मेरा वेल्थ क्रिएशन पिक है आईटीसी, जिसको हम सब लोग नीचे से रिकमेंड करते आ रहे हैं। 380 के अराउंड चल रहा है। इन स्तरों पे हल्की फुल्की करेक्शन पे आईटीसी में निवेश की राय है और किसी भी मार्केट के टर्मोइल पे अगर 350 के अराउंड मिल जाए तो अच्छे स्तर है। आंखें बंद करके लें। 325 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं और यहाँ पर मेरा टारगेट है 700 से लेकर 750 का जोन। एक डिसेंट से ज्यादा मतलब कि एक मल्टीबैगर काइंड की रिटर्न्स यहाँ देखने को मिल सकती हैं। तो आईटीसी है वेल्थ क्रिएशन पिक। थोड़ा समय देना पड़ेगा, 18 से 24 महीने का नजरिया बना के आईटीसी में निवेश की राय है। ओके, आईटीसी आप 1.5 से 2 साल के लिए 700 750 के टारगेट के लिए करें खरीदारी। ये राय बंसल जी की। सुप्रभात कुणाल जी बताएं सर, आपको कहां वेल्थ बनते दिखती है? सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी देखिए, वेल्थ बनते हुए तो मुझे केवल जी बिजनेस पर दिखती है। और अनिल जी आज संपदा सृजन यानी कि वेल्थ क्रिएशन डे की आपको अनेकों ढेरों शुभकामनाएं। क्या बात और सारे दर्शकों को भी। और अनिल जी याद आ रहा है मुझे 3 साल पहले का वो मंजर, जब अनिल जी इतनी नेगेटिविटी थी और उस समय आपने कहा था कि आप अपना खुद का पैसा लगा रहे हैं। और अनिल जी वहां से बाजार, आज तो अनिल जी सब लोग भूल गए उस बात को, लेकिन उस समय जो आपने वो साहसी घोषणा की थी, बहुत लोगों को ढाढ़स मिला था। ढाढ़स मिला, पैसा भी बना मेरा पर्स। जिन्होंने सुना होगा उन्होंने अमल किया होगा, जरूर बना होगा। लेट्स सी। ये तो देखिए वक्त की बात है, लेकिन आपको मैं एक चीज के लिए कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूँ। संपदा सृजन, इतना बढ़िया शब्द आपने चुना है वेल्थ क्रिएशन के लिए, जो हमारी भी सोच वहां तक नहीं पहुंची। बहुत बहुत सुंदर शब्द है और इसके लिए वाकई में कॉम्प्लीमेंट है। मतलब ये क्रिएटिविटी है कुणाल जी की। वेल्थ का मतलब संपदा। हाँ, संपदा या संपत्ति, संपत्ति से भी एक नॉच हाई क्वालिटी शब्द। मतलब हाँ, मतलब अंग्रेजी में भी हर एक चीज के लिए कई सारे शब्द होते हैं। तो वेल्थ को आप संपत्ति भी कह सकते हैं, संपदा और भी उससे बढ़िया। संपदा सृजन मतलब बनना, बनाना, मतलब किसी चीज का सृजन होता है ना। हाँ, जैसे पृथ्वी का सृजन हुआ, वो मतलब कुछ बड़ी चीज जो बनती है उसके लिए सृजन शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो कुणाल जी धन्य हो सर, बहुत बढ़िया, आनंद आ गया सुबह सुबह। बताएं सर, आपका संपदा सृजन अंश, अंश मतलब शेयर। हाँ, जी अनिल जी देखिए, आज क्योंकि वेल्थ क्रिएशन डे है तो अनिल जी आज बात करेंगे मध्यम से लंबी अवधि की। और आज शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पिक मैं नहीं दे रहा हूं। तो मेरी अनिल जी मीडियम टर्म खरीदारी की राय है J&K बैंक पर, जिस पर हाल में मैंने और राकेश जी ने 10 की कमाई में भी खरीदारी की राय दी है। J&K बैंक मुझे लगता है अनिल जी कि एक बेस बना चुका है और ये स्टॉक एक समय पर 200 रुपए के आसपास भी ट्रेड करता था। अब घट करके 48-50 रुपए का भाव है। तो इन स्तरों पर गिरावट में इसको अक्यूमुलेट करें तो मुझे लगता है कि कम से कम 85-90 रुपए के रेट्स आपको इसमें आते हुए देखने चाहिए। तो 85 के टारगेट से J&K बैंक में गिरावट में मेरी खरीदारी की राय। जम्मू कश्मीर बैंक 85-87 के टारगेट के लिए करेक्ट खरीदारी, राय कुणाल जी की तरफ से खरीदारी की। आइए सुमित जी से भी जाने उनकी वेल्थ क्रिएशन आइडिया। सुमित जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग। अनिल जी, वेल्थ क्रिएशन आइडिया पिक के अंदर जो स्टॉक मैंने सिलेक्ट किया है उसने 2020 से लेके अभी 2023 तक 300 रुपए से स्टॉक ने 1000 रुपए तक का मूव दिखाया है। स्टॉक का नाम है टीवीएस मोटर। टीवीएस मोटर के अंदर एक वन वे रैली देखने को मिली है। मार्च अप्रैल 2020 में जो भाव थे वो 250 के आसपास के थे और वहां से स्टॉक में अभी 1050 तक का मूव कंटिन्यूअसली देखने को मिल रहा है। बीच बीच में गिरावट आया, दबाव आया, बट ये स्टॉक में जिसने होल्ड किया उसमें एक अच्छा वेल्थ बनाया लोगों का। मुझे लगता है कि ये स्टॉक अभी और भी आने वाले समय में रैली दिखाने को तैयार है। देखिए, यहां से डिप आएंगे, यहां से गिरावट आएगी, उस गिरावट में इसमें खरीदारी करना है और पोजीशंस को होल्ड रखना है। वेल्थ क्रिएशन एक दिन, एक महीने या 6 महीने में नहीं बनेगा। इसको आपको लेके होल्ड करना है। 1 साल, 2 साल, 3 साल का होराइजन लेके
अगर आप ये स्टॉक में निवेश करेंगे, CMP 1040 के पास है, यहाँ पे भी कर सकते हैं। डिप में 980 रुपए तक का अगर डिप आता है, जो कि मार्केट की गिरावट के साथ ये स्टॉक में आएगा, तो उस डिप में उन लेवल्स के आसपास ये बहुत बढ़िया बाय बनेगा। ऊपर में इसका पहला टारगेट बनेगा 1130 रुपए का, दूसरा टारगेट बनेगा 1200 रुपए का। ये शॉर्ट टू मीडियम टर्म के टारगेट होंगे। लॉन्ग टर्म के टारगेट और भी ऊपर के इसके बनेंगे जब ये टारगेट अचीव हो जाएंगे। फिलहाल इसके अंदर 1130, 1200 ये दो टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए टीवीएस मोटर में डिप्स में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ओके, तो ये है आपके लिए टीवीएस मोटर्स 1130-1200 रुपए तक के टारगेट के लिए करनी है खरीदारी। पालिया साहब सुप्रभात, स्वागत है आपका भी। बताएं सर वेल्थ क्रिएशन पिक। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो वेल्थ क्रिएशन पिक जो रहेगी वो रहेगी पीडीलाइट इंडस्ट्री। ये स्टॉक के अगर हम लॉन्ग टर्म सेटअप देखें तो 13 ईयर से अगर हम देखें, स्टॉक एक हायर हाई फॉर्मेशन ईयरली चार्ट पे बनाते हुए दिख रहा है। तो एक कंटिन्यूस एक अप ट्रेंड में ये स्टॉक लॉन्ग टर्म सेटअप पे बना हुआ है। एक अच्छी क्वालिटी का स्टॉक हमें पिछले कुछ 10-12 महीनों से एक करेक्टिव फेज में यहाँ पे एक अच्छे अट्रैक्टिव प्राइस पॉइंट पे अवेलेबल है। तो हम पीडीलाइट इंडस्ट्री को यहाँ पे सजेस्ट करेंगे, इसको बाय एंड एक्यूमुलेट करें। लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में एक अच्छा वेल्थ क्रिएटर स्टॉक साबित हुआ है पिछले 12-13 सालों में, और जिस तरीके के इसके लॉन्ग टर्म सेटअप है, हमें लगता है ये स्टॉक की कंटिन्यूटी रहेगी। इसी तरीके की वेल्थ जो इसने पिछले 10-12 सालों में बनाई, आगे भी बनाता रहेगा। पीडीलाइट इंडस्ट्री में हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं टारगेट जो आ सकते हैं करीब 2750 से 2800 तक के अपसाइड के टारगेट यहाँ आते हुए दिख सकते हैं। तो करंट लेवल से बाय एंड एक्यूमुलेट करना है। कोई भी गिरावट में 2200 के आसपास के स्टॉप लॉस लगाए जा सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए राय पीडीलाइट में खरीदारी करने की 2200 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर खरीदारी। सचिन जी भी हमारे साथ है तैयार। सचिन जी बताएं सर आपकी पसंद का वेल्थ क्रिएशन स्टॉक। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, यहाँ पर वेल्थ क्रिएशन के लिहाज से मुझे लग रहा है यहाँ पर बैटरी स्टॉक्स पे जरूर ध्यान देना है। एंड उसमें से जो स्टॉक मैंने चूज किया वो एक्साइड इंडस्ट्रीज। ये पर्टिकुलर स्टॉक हमने हमारे क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया है लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियोज के लिए। ओवरऑल अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो वीकली एंड मंथली स्ट्रक्चर पे काफी बड़े डेवलपमेंट्स है। इनफैक्ट मंथली 200 एवरेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इसको इसने काफी अच्छी तरह रिस्पेक्ट दिया है। एंड वहीं पे कहीं जाकर एक डबल बॉटम फॉर्मेशन नजर आ रहा है मंथली चार्ट पे। इमीडिएट बेसिस पे मुझे लग रहा है साल भर का अगर हम नजरिया रखें तो 240-245 के आसपास के स्विंग्स बन सकते हैं। बट मुझे लग रहा है लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर के लिहाज से 355 तक ये पर्टिकुलर वेव अभी अनलॉक होनी चाहिए ऑन द हायर साइड। सो खरीदारी करनी है, अक्यूमुलेट करना है एक्साइड इंडस्ट्रीज को। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 148 पे ऑन अ मंथली क्लोजिंग बेसिस, क्योंकि हम एक बड़े स्ट्रक्चर को देख रहे हैं। एंड जिस तरीके से यहाँ पर इसका परफॉर्मेंस है, पिछली बार 2003 में इसने एक डबल बॉटम बनाया था मंथली चार्ट्स पे। सिमिलर स्ट्रक्चर था अपने 200 मंथली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास का। एंड वहीं पे कहीं जाकर फिलहाल एक डबल बॉटम का कंफर्मेशन आया है। तो जरूर अपने पोर्टफोलियो में उतारे इस पर्टिकुलर स्टॉक को 355 के लक्ष्य के लिए। ओके, तो ये है एक्साइड इंडस्ट्रीज खरीदारी करने की राय। धर्मेश जी आपका भी स्वागत है, गुड मॉर्निंग। बताएं सर आपकी पसंद का शेयर। अनिल जी सुप्रभात, दीपांशु आपको भी सुप्रभात, सारे पैनलिस्ट और व्यूअर्स को अच्छी दिन है। अच्छी शुरुआत के लिए वेल्थ क्रिएशन से ही होना चाहिए। माहौल है, मुझे लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पर अगर डिफेंसिव को लेके चलें और सस्टेनेबल ग्रोथ स्टोरी को लेके चलें तो ज़्यादा अच्छा रहता है वेल्थ क्रिएशन के लिए। इस लिहाज से वेल्थ अपोलो हॉस्पिटल जो है वो मेरा वेल्थ क्रिएशन पिक रहेगा आने वाले समय में। 1 से 2 साल का नजरिया है यहाँ पे। अपोलो हॉस्पिटल्स पायनियर है हॉस्पिटल को कॉर्पोरेशन करने के लिए। मतलब जो ये डिसइंटीग्रेटेड और काफ़ी फ्रेगमेंटेड सेगमेंट था, वहाँ पे ये कॉर्पोरेट सेक्टर में पहली कंपनी थी जो इस तरीके से हॉस्पिटल चेन लेके आई। इनके 3 वर्टिकल्स हैं। एक हॉस्पिटल वर्टिकल है जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से कारोबार कर रहा है। दूसरा इनका डायग्नोस्टिक चेन है, और तीसरा जो कोविड में काफ़ी कस के तेजी पकड़ा वो था ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जहाँ पर कंसल्टेशन और फार्मेसी दोनों ये सर्विस करते हैं। मेरा ये मानना है कि अभी मौजूदा जो इनका मार्केट कैप है 61,500 के आसपास करोड़ के आसपास इनका मार्केट कैप है। टॉप लाइन 15,000 करोड़ के आसपास करती है और 800 से 900 करोड़ की प्रॉफिटेबिलिटी करती है, जिसमें 51% जो है इनका हॉस्पिटल चेन से आता है, 7-8% डायग्नोस्टिक से है और 41% के आसपास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आ रहा है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चूंकि ये नया बिजनेस है तो यहाँ पे इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है ऑपरेटिंग लेवल पर ब्रेक इवन नहीं हुआ है। बट मैनेजमेंट का ये मानना है कि ये लास्ट क्वार्टर था जहां पे इन्होंने लॉसेस बुक करी है। आने वाले समय में ये टर्न अराउंड हो जाएगा, इन्फ्लेक्शन पॉइंट इनका आ गया है। ये सजेस्ट करने का अपोलो हॉस्पिटल एज अ वेल्थ क्रिएशन पिक रिकमेंड करने का कारण भी इनका ये 3rd डिवीजन ही है। मुझे लगता है अगर 2 साल के नजरिए से देखें तो इनका जो टोटल रेवेन्यू है अपोलो हॉस्पिटल्स का अराउंड
25,000 से 26,000 करोड़ के आसपास रहेगी, 15,000 करोड़ से बढ़ करके। और जो बॉटम लाइन है, प्रॉफिटेबिलिटी है, वो 800-900 करोड़ की जगह 1,800 से 2,000 करोड़ का, ऑलमोस्ट डबल द जंप इन प्रॉफिटेबिलिटी मैं देख रहा हूँ। मैनेजमेंट ने ये गाइड किया है कि इनका जो अपोलो हॉस्पिटल चेन का जो मार्जिन है 24.7 से अराउंड 27 के आसपास आएगा, 100 बेसिस पॉइंट्स ऊपर ये मार्जिन बढ़ेगा। और यहाँ पर आप 4 से 5% इनका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप मार्जिन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये सेगमेंट इनका बहुत जोर से ग्रो कर रहा है, जो पर क्वार्टर इनका रन रेट है 80-85% का ग्रोथ रेट है। 3,000 करोड़ के आसपास पर क्वार्टर इनका जो रेवेन्यू का ग्रोथ रेट है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, ये FY24 के फर्स्ट क्वार्टर से एक्सपेक्ट करते हैं जी। तो ओवरऑल आई मीन अगर इसको वैल्यू करें 50 टाइम्स मल्टीपल के हिसाब से 6250 का टारगेट प्राइस रहेगा और 3600 का स्टॉप लॉस। अपोलो हॉस्पिटल्स ये है धर्मेश जी की पसंद, 6250 6250 का टारगेट। आइए करते हैं शुरुआत फर्स्ट ट्रेड की हेडलाइन के साथ। LIC हर पल आपके साथ। प्रायोजक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, अच्छे लोग अच्छा बैंक। और सेरा, दिस इज योर स्पेस, प्ले इट योर वे। उठापटक के बीच हरे निशान में बंद हुए अमेरिकी बाजार। डाउ 500 अंक उछलने के बाद सिर्फ 75 अंक ऊपर हुआ बंद। आईटी शेयर में खरीदारी से नैस्डैक 1% उछला। एसजेएक्स निफ्टी रिकवरी के साथ 17,075 के पास सपाट। डाउ फ्यूचर्स भी नीचे से सुधर कर हरे निशान में, निक्की 70 अंक नीचे। डॉलर में कमजोरी से सोना करीब $50 की जोरदार उछाल के साथ 2000 के पास। चांदी भी 7 हफ्ते की ऊंचाई पर। कच्चा तेल हल्की नरमी के साथ $76 के नीचे। अब डेट म्यूचुअल फंड पर भी एफडी की तरह लगेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। बजट के संशोधन में हटाया गया एलटीसीजी बेनिफिट भी। संसद में आज पास हो सकता है बजट। अमेरिकी आईटी दिग्गज एक्सेंचर ने दूसरी तिमाही में पेश किया अनुमान से बेहतर नतीजे, लेकिन FY23 के लिए आय और ईपीएस का अनुमान घटाया। आज आईटी कंपनियों पर रहेगी नजर। जोरदार रिस्पांस के साथ पहले दिन 4.5 गुना भरा HAL का OFS। रिटेल के लिए आज खुलेगा इश्यू। 3.5% तक हिस्सा बेचेगी सरकार। कैंपस एक्टिववेयर में आज ब्लॉक डील के जरिए पूरी 7.5% हिस्सेदारी बेचेगा टीपीजी। 345 रुपए के भाव पर 800 करोड़ में सौदा संभव। ग्लोबल बैंकिंग संकट के बीच वित्त मंत्री पीएसयू बैंकों की मौजूदा स्थिति की करेंगी समीक्षा और कल बैंक प्रमुखों के साथ होगी एफएम की बैठक। आज वेल्थ क्रिएशन डे के मौके पर सुबह 9:45 बजे अनिल सिंह भी देंगे एक दमदार वेल्थ क्रिएशन पिक। साथ ही 10:30 बजे एबेकस एसेट मैनेजमेंट के सुनील सिंघानिया से लेंगे वेल्थ बनाने के गुरु मंत्र। और जीवन के सारे सपने पूरे करने के लिए आज आपको मिलेगा ढेर सारी वेल्थ बनाने का अचूक फॉर्मूला। सुबह 11 बजे अनिल सिंघवी के साथ देखिए स्पेशल शो आओ वेल्थ बनाएं। प्रस्तुतकर्ता पतंजलि, योग के साथ रिसर्च एवं एविडेंस बेस्ड आयुर्वेदिक औषधियाँ। प्रायोजक पतंजलि दंत कांति, दांतों के लिए सर्वश्रेष्ठ आयुर्वेदिक टूथपेस्ट। और पतंजलि केश कांति एडवांस, नए बाल उगाए, बालों को झड़ने व असमय सफेद होने से बचाए। हल्के फुल्के रिकवरी देखने को मिल रही है और अब हरे निशान में लौटता हुआ एसजेएक्स निफ्टी और बेहद सुस्त कारोबार हफ्ते के आखिरी दिन। स्वागत है आप सबका फर्स्ट ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन के लिए हो जाइए तैयार। वेल्थ क्रिएशन डे है, बाजार खुलने की तैयारी में। हल्की रिकवरी आपको स्क्रीन पर आती हुई दिख रही है। इस समय एसजेएक्स निफ्टी पॉजिटिव नेगेटिव में ट्रेड कर रहा था, फिलहाल मामूली रिकवरी दिखा रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स भी आपको मजबूत दिख रहे हैं।
बस कुछ ही सेकंड्स में बाजार भी खुलने के लिए तैयार है। प्री ओपन सेशन आने वाला है, आपके लिए नजर रखनी पड़ेगी। आईटी स्टॉक्स पर एक्सेंचर में हमने देखा है कल नतीजे अनुमान से बेहतर थे, बट गाइडेंस काफी खराब थी। करीब 19,000 लोगों की छटनी भी करने वाली है कंपनी, तो उसका इम्पैक्ट हमारी आईटी कंपनीज पर कैसे रहता है। कल तो वैसे जो इंडियन कंपनीज के एडीआर थे वो थोड़े पॉजिटिव ही आपको दिखे थे। इसके अलावा बैंक शेयर्स पर फोकस रहेगा। कल बड़ी गिरावट थी बैंकिंग शेयर्स में, आज संभलते हैं कि नहीं। मेटल्स, ऑटो, रियल एस्टेट पर भी आपको रखनी है नजर। पहली टिक प्री ओपन की स्क्रीन पर। ओके, घंटी की आवाज आपके कानों में। 235 अंक नीचे खुलता हुआ निफ्टी और 170 अंक ऊपर खुलता हुआ सेंसेक्स धीमे धीमे दोनों ही सेटल होने की कोशिश करेंगे। कमजोरी के साथ शुरुआत होती हुई दिख रही है पहली टिक पर सेंसेक्स और निफ्टी की, और उसके बिल्कुल पास में एसजेक्स लाल और हरे निशान के बीच में झूलता हुआ। डाउ फ्यूचर्स 20 पॉइंट ऊपर है और नैस्डैक फ्यूचर्स पूरे 0.1% नहीं 0.1 पॉइंट ऊपर है। ये है आपके लिए। आइए तब तक इक्विटी मार्केट जब तक रेट सेटल हो तब तक कमोडिटी बाजार और करेंसी बाजार खुल चुके हैं। दीप है तैयार। करेंसी मार्केट में रखनी पड़ेगी नजर सर, क्योंकि कल 39 पैसे की मजबूती आपने रुपए में दिख रही है। 0.5% ऊपर आपको रुपया खुलता हुआ दिखा है, तो वहां पर आपको रखनी है नजर। एक्शन वहां पर बनेगा। कच्चे तेल पर दबाव है, 0.5% की गिरावट इस समय आपको आती हुई दिख रही है, तो कच्चा तेल आपको राहत दे ही रहा है, 5800 के नीचे। नेचुरल गैस 0.1% ऊपर है, बट अगेन अब इसके प्राइसेस से हमें ज्यादा डर या फर्क नहीं पड़ता है। सोना वापस एक्शन में है इंटरनेशनल मार्केट्स में। हमारे बाजार में 59,500 के करीब फिलहाल एकदम सपाट ट्रेड हो रहा है। सिल्वर पर रखिए नजर, 1/4% नीचे, करीब 200 रुपए की गिरावट, बट 70,000 के लेवल को सिल्वर होल्ड करते हुए आपको दिखेगा। इसके अलावा बेस मेटल्स कल शाम बड़ा एक्शन था, आज सुबह भी पॉजिटिव टेरिटरी में खुले हैं। जिंक 0.5% ऊपर है। एल्यूमिनियम और कॉपर में भी आपको हल्की फुल्की खरीदारी दिख रही है, तो बेस मेटल्स अच्छे फॉर्म में है। कच्चा तेल कमजोर है। कल 39 पैसे की मजबूती के बाद रुपया आपको फिलहाल 4 पैसे कमजोर खुलते हुए दिखा है, बट एसेंशियली रुपया भी एक तरह से फ्लैट ही है बिल्कुल इस समय। यह है इनिशियल क्यूज। आइए फोकस करते हैं आज के टॉप 10 स्टॉक्स पर। HAL ये है वो स्टॉक जिसका ऑफर फॉर सेल आज आपके लिए रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए खुलने वाला है। जो इंस्टीट्यूशनल हिस्सा था कल काफी जबरदस्त रिस्पांस मिला, लगभग 4 गुना भर गया। ग्रीन शू ऑप्शन भी सरकार ले रही है 0.2% प्लस 0.2%, टोटल 3.5% बेचेगी, और फ्लोर प्राइस जो रखी गई है वो 2450 रुपए की रखी गई है। बड़ी ब्लॉक डील होने वाली है कैंपस एक्टिववेयर में। टीपीजी कंपनी में पूरा 7.5% हिस्सा बेचेगी। 345 का भाव, यानी कि कल की क्लोजिंग से करीब 6.5% के डिस्काउंट पर यह हो सकती है डील। 800 करोड़ का बड़ा सौदा होगा आज। एक्सेंचर दुनिया भर की जानी मानी आईटी कंपनी, इसने कल अपनी दूसरी तिमाही के नतीजे पेश किए। दिसंबर से फरवरी तक इनकी तिमाही चलती है। अब ये मत पूछना कि दिसंबर से फरवरी में कैसे होती तिमाही, ये तो एक्सेंचर ही बता सकता है। लेकिन आय और मुनाफा दोनों अनुमान से बेहतर रहे। रिकॉर्ड ऊंचाई पर उनकी नई बुकिंग्स पहुंचती हुई दिख रही है, और कल स्टॉक 7% के आसपास मजबूत था अमेरिकी बाजारों में। हालांकि कुछ और खबरें जो अच्छी नहीं है, 19,000 कर्मचारी निकालेंगे, यानी कि 2.5% अपनी वर्कफोर्स कम कर रहे हैं, और वित्त वर्ष 2023 के लिए, ये जो मार्च 2023 को खत्म होने जा रहा है 5-7 दिन बाद, इसके लिए उन्होंने गाइडेंस घटाया है, आय का भी और ईपीएस का भी। वेदांता, अगर आप शेयर होल्डर है तो खुश रहेंगे। 28 तारीख को बोर्ड बैठक है, 5वां अंतरिम डिविडेंड आने वाला है। कुछ दिन पहले हमने देखा भी था, हिंदुस्तान जिंक का डिविडेंड आया था, अब उसको पास ऑन करने के लिए वेदांता डिविडेंड पर बोर्ड बैठक करेगी। BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड 3,800 करोड़ के 2 एग्रीमेंट किए हैं इन्होंने डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ। एयरफोर्स को मीडियम पावर रडार सप्लाई करने के लिए ये करार किया है। रेल विकास निगम RVNL 250 करोड़ के ऑर्डर के लिए लेटर ऑफ अवार्ड इन्हें जारी किया गया है। एक जेवी का ऑर्डर है जिसमें 40% की हिस्सेदारी RVNL की रहेगी। लुपिन की एक टेबलेट की अर्जी को US FDA से शुरुआती मंजूरी मिली है, और इस जो टेबलेट की बिक्री है वो काफी बड़ी है, 2100 करोड़ की सालाना बिक्री है। देखते हैं जो शुरुआती मंजूरी मिली है उसका कितना असर आता है। PNB हाउसिंग फाइनेंस राइट इशू का 2 साल का मुद्दा अब फाइनली एंड होने जा रहा है, जिसमें मैनेजमेंट चेंज भी हुआ, बट फाइनली 28 मार्च को बोर्ड बैठक है। राइट्स इशू, उसके इशू प्राइस, रिकॉर्ड डेट और फंड जुटाने समेत कई और मुद्दों पर विचार करने वाला है बोर्ड। इमामी, आज है बोर्ड बैठक, विचार होगा शेयरों के बायबैक पर, इस पर रखिए नजर। और एक और न्यू एज स्टॉक जो रेडार पर रखना है, जहां पर ब्रोकरेज व्यू पॉजिटिव हुआ है, PB फिनटेक पॉलिसी बाजार, जहां पर मॉर्गन स्टैनली के ओवरवेट व्यू है और टारगेट 705 से बढ़ाकर 810 कर दिया, तो करंट लेवल से बढ़िया अपसाइड मॉर्गन स्टैनली को दिख रही है। ये है आज के टॉप 10 स्टॉक्स।
तो ये है आपके टॉप 10 स्टॉक्स जहां पर आपको रखनी है नजर। एक्शन में ये सारे काउंटर्स दिख भी सकते हैं। एक दो और काउंटर्स जहां पर बड़ी मूव आ सकती है, जल्दी से बात कर लेते हैं। कैंपस एक्टिवेयर, क्योंकि बड़ी ब्लॉक डील होने वाली है। सुमित जी जरा लेवल्स एक बार देख लें। कैंपस एक्टिवेयर की 345 का फ्लोर प्राइस है, कल से 6.5% का डिस्काउंट। अगर ब्लॉक डील इसी के आसपास होती है तो इंपॉर्टेंट लेवल्स फिर वहां से क्या बनते हैं सर? दीपांशु, कल की क्लोजिंग के हिसाब से 350 के आसपास के सपोर्ट लेवल्स हैं। 350 के लेवल टूटने पे 320 रुपए तक का मूव कैंपस में देखने को मिल सकता है। तो मेरे ख्याल से नीचे के लेवल देखने को मिलेंगे। 350 330 तक के लेवल कैंपस में नीचे की तरफ देखने को मिल सकते हैं। कैंपस एक्टिवेयर, इस पर रखिए नजर, ये काउंटर रेडार पर रह सकता है। आईडीएफसी और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक दोनों ही फोकस में रहेंगे। बंसी जी आपसे आईडीएफसी पर राय लूंगा। 2 दिन पहले आपके रेडार पर भी था। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक शेयर जारी करने वाला है प्रेफरेंशियल बेसिस पर आईडीएफसी को, और करीब 37-38 करोड़ शेयर्स जारी किए जा सकते हैं। इसके बाद आईडीएफसी की होल्डिंग बैंक में 40% की हो जाएगी। आईडीएफसी पर एक बार पहले राय दे सर। दीपांशु, डे बिफोर यस्टरडे मेरा पिक ऑफ द डे था। 79 के अराउंड खरीदारी की राय दी थी, स्टॉक चला। तो दीपांशु, जिनके पास है होल्ड करें, और यहाँ पर 81.50 81.5 एक हर्डल बना हुआ है। जिनके पास है होल्ड है, 81.5 के ऊपर निकलेगा तब एक फ्रेश खरीदारी की राय होगी, और 78.75 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहने की राय है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इस पर भी एक बार राय ले ली जाए। सचिन जी जरा इसका चार्ट देखें। 58.2 के भाव पर ये शेयर्स जारी करने वाला है। दीपांशु, आई थिंक दोनों का स्ट्रक्चर थोड़ा सा साइडवेज ही है। इनफैक्ट इमीडिएट बेसिस पे तो मुझे लग रहा है दोनों इसी पर्टिकुलर रेंज में ट्रेंड होने चाहिए। लगभग 55 और एक मिड पॉइंट बन रहा है इस पर्टिकुलर रेंज का। 50-52 के आसपास इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। एंड ऑन द हायर साइड जिस तरीके से डेटा प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है 56-58 इस पर्टिकुलर क्लस्टर पे जब तक एक वीकली क्लोजिंग एस्टैब्लिश नहीं होती तब तक ये रेंज से बाहर नहीं निकलेगा। सो मुझे लग रहा है इसी पर्टिकुलर रेंज में शायद और थोड़े दिन वो निकाल दो। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, इस पर पालिया साहब जरा आप राय दें। 3800 करोड़ के ऑर्डर्स के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रंट लाइन पर है। 3700 करोड़ के ऑर्डर के लिए 38 करोड़ ही हो गए। 2 करार किए गए हैं इन ऑर्डर्स के लिए। बीईएल जरा इस पर राय दे सर। 94 के लेवल्स दिखा रहा है इस समय। तो करेक्शन के बाद दीपांशु जी स्टॉक पिछले 7-8 दिन से एक नैरो रेंज में कंसोलिडेट करते हुए दिख रहा है। इसकी कंसोलिडेशन रेंज जो देखने को मिल रही है वो करीब है 89 रुपीज से लेके 95 रुपीज की रेंज में ये कंसोलिडेट करते हुए दिख रहा है। तो मेजर मूव इसमें आइदर साइड ब्रेकआउट के बाद ही यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो एक करेक्शन के बाद एक अट्रैक्टिव लेवल पे यहाँ पे अवेलेबल है। हमें लगता है यहाँ पे 88 रुपीज के स्टॉप लॉस से एक कॉन्ट्रा ट्रेड लिया जा सकता है। हमें लगता है यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से एक अच्छा ऑप्शन रहेगा यहाँ पे बाय करने के लिए। 88 के स्टॉप लॉस से बाय किया जा सकता है, और 94 का इसमें जैसे ब्रेकआउट होता है तो स्टॉक में फिर 104-105 तक की अपसाइड भी आगे आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। तो करंट लेवल पे 88 के स्टॉप लॉस से बाय करने की सलाह है। ओके, ये है आपके लिए बीईएल, इस पर रखें नजर। आइए रेट्स भी हो गए सेटल, लेते हैं अनिल जी की ओपनिंग स्ट्रैटेजी। जी इससे ज्यादा फ्लैट लेवल जरा बताइए अगर आपने कभी देखा हो। 1776 पर ही खुल रहा है। 30 बेसिस पॉइंट्स 0.3 पॉइंट्स। इस बेसिस पॉइंट की इंपॉर्टेंस यूएस फेड को पूछो। हाँ, बहुत ज्यादा हो जाएगी। हमारे यहाँ नहीं, यूएस फेड को पूछो। एनीवे, तो बिल्कुल फेड खुल रहा है, इंतजार करेंगे धीरे धीरे आराम से। दीप अगर थोड़ा डिप मिलता है तो खरीदारी कीजिए। बढ़िया जगह 17,950 की रेंज जहाँ आप एंट्री कर सकते हैं। बहुत एग्रेसिव है तो 17,040 के आसपास सोच सकते हैं। अदरवाइज 17,000, 16,950 बढ़िया जगह जहाँ खरीदारी करनी चाहिए। ऊपर में वापस 17,075, 100, 150 तक के टारगेट के लिए खरीदारी कर सकते हैं। बैंक निफ्टी 39,555 के आसपास खुल रहा है। हल्की फुल्की खरीदारी आप करना शुरू कर सकते हैं। 39,375, 39,450 ये बहुत ही परफेक्ट रेंज है जहां पर आप एंट्री कर लीजिए। अगर थोड़ा सा यहाँ से 100-150 पॉइंट और नीचे मिल जाता है बैंक निफ्टी, और निफ्टी 50 से 75 पॉइंट करीबन और नीचे मिल जाता है, वहां पर एंट्री पॉइंट बनेगा। तो गिरावट में इंतजार करें, मौका दे सकता है और वहां पर खरीदारी कीजिए। अगर पहले बढ़ जाए, भाग जाए 17,150, 17,200 की रेंज में निफ्टी पहले आ जाए, वहां प्रॉफिट बुकिंग करिए, बेचिए। और बैंक निफ्टी अगर 39,825 से 40,000 की रेंज में पहले पहुंचे, 39,825, 40,000 की रेंज में पहले पहुंचे, तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग करिए, बेचिए। तो रेंज पे ही ट्रेड लाइन, बीच में मत करना। अब आप ये आप बीच में भी ट्रेड तो होते होगा, जिनको करना है करें,
आप अपने लेवल से ट्रेड करें। आज के लिए की यही है, इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आपको जो भी करना है अपने लेवल से करना है, बीच में मत करना है। बीच में करने में पैसा बनाना मुश्किल हो जाएगा। गॉट इट। ठीक है, तो लेवल्स आने दें फिर ही आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। सारी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज को एक बार पुल अप कर लेते हैं क्योंकि यहां पर थोड़ा प्रेशर एज एक्सपेक्टेड आ रहा है। एचडीएफसी एएमसी 2% नीचे खुल रहा है, यूटीआई एएमसी 2.5% नीचे खुल रहा है, आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी यहां पर भी आप 2.5% का कट देख रहे हैं। निपॉन इसको भी पुल अप कर लीजिए, यहां पर भी आप एक्शन बनते हुए देख सकते हैं। तो निचले से ऊपर 2-2.5%, उतना भी बड़ा डीप कट नहीं है, 2-2.5% का कट आपको यहां पर ओपनिंग पर दिखेगा। इन काउंटर्स पर खास फोकस इस स्पेस में रहेगा। धर्मेश जी कोई राय रखते हैं सर, ये जो ओवरनाइट डेवलपमेंट आया, फाइनेंस बिल में संशोधन है, बेसिकली जो भी आपके अब फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट्स हैं वो सेम लेवल पर टैक्स किए जाएंगे, इंडेक्सेशन बेनिफिट हटाया जा रहा है, डेट म्यूचुअल फंड स्कीम्स के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स बेनिफिट है ये भी जा रहा है इन स्कीम्स के लिए। बिल्कुल दीपांशु, मुझे लगता है कि ये डेट मार्केट के लिए तो नेगेटिव जरूर है, म्यूचुअल फंड्स के लिए और कहीं और इक्विटी मार्केट के लिए ये स्लाइटली पॉजिटिव हो जाएगा, बिकॉज जो यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर्स थे या फिर कॉर्पोरेट इन्वेस्टर जो डेट फंड में लगा के रखते थे उनका कुछ फ्लो जो है अब इक्विटी मार्केट में आना चाहिए, तो स्लाइटली पॉजिटिव फॉर इक्विटी मार्केट। एट द सेम टाइम मुझे लगता है बैंकों के लिए काफी पॉजिटिव है। कहीं ना कहीं ये सारे जो टैक्सेशन की पॉलिसी लाई गई है, यहाँ पे इंटेंट ये भी रहा होगा कि इस पॉलिसी के पीछे कि ये जो मूवमेंट है बोरोइंग का वो आप बैंकों के थ्रू ज्यादा करें रादर देन डायरेक्ट एक्सेस टू द मार्केट। आप कमर्शियल पेपर के थ्रू जो बोरिंग होती है वहां पर ड्यू डिलिजेंस शायद उतना अच्छा नहीं रहता है। बैंक के थ्रू अगर कोई कंपनी बोरो करती है तो बैंक का अपना ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस रहता है, तो क्रेडिट वर्दीनेस का चेकअप वहां ज्यादा बेटर रहता है। यहाँ जो निवेशक है उनके हाथ में आ जाता है प्रोफेशनल डिस्क्लोजर। सो कंप्लायंस बेटर है, ओवरऑल गुड फॉर द इकोनॉमी एंड ग्रोथ। एंड टू सम इट अप, अगर एक लाइन में सम किया जाए तो बेटर फॉर इक्विटी मार्केट एंड बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड प्राइवेट बैंक्स में मुझे लगता है कि उनकी बिजनेस में वृद्धि होगी इससे और उनको बाई करना चाहिए। तो ये है आपके लिए म्यूचुअल फंड और एएमसीज पर स्पेशली आज एक इंपैक्ट आप देख सकते हैं। देखते हैं थ्रू द डे कैसे प्ले आउट होता है। आईटी कंपनीज की तरफ से आज अच्छा सहारा मिला। ये जो एक्सेंचर की खबर है, हालांकि गाइडेंस कमजोर है बट नतीजे अच्छे आए थे एक्सेंचर की तरफ से और इन्फोसिस टॉप गेनर है ओपनिंग पर। सच्ची जी एक बार इन्फोसिस देखें सर, 1% ऊपर खुल रहा है, वैसे तो कमजोर रहा है रिसेंटली, बट इसके चार्ट पर कोई राय? दीपांशु यहाँ पर अभी भी डेवलपमेंट्स वीकली और मंथली स्केल पे थोड़े से नेगेटिव ही है। इनफैक्ट ओपनिंग होती भी है अच्छे लेवल्स के आसपास, तो मुझे लग रहा है वापस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी फ्रेश शॉट्स ऐड करने के लिए। जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, लगभग एक जो ब्रेकडाउन नजर आया था 1450 के लेवल के आसपास, आई थिंक जब तक ये पर्टिकुलर जोन वापस रिकॉन्कर नहीं होता, आई थिंक तब तक बड़ा बदलाव नहीं होगा ट्रेंड में। एंड ऑन द लोअर साइड इस पर्टिकुलर ब्रेकडाउन के बाद जो लेवल्स यहाँ पर ओपन हो चुके हैं, तो मुझे लग रहा है 1350 से लेके 1320 के आसपास की स्विंग की प्रोबेबिलिटी ज्यादा नजर आ रही है। तो यहाँ पर जो एक ओवरसोल्ड स्टेट की वजह से पुल बैक मिला है, मुझे लग रहा है पुल बैक अच्छी अपॉर्चुनिटी है फ्रेश शॉट्स ऐड करने के लिए 1350 के लक्ष्य के लिए। तो ये है आपके लिए इन्फोसिस। देखते हैं कैसा मूव आएगा, बट इन्फी, टीसीएस, एचसीएल टेक, विप्रो, टेक महिंद्रा, पांचों के पांचों आईटी स्टॉक्स आपको अच्छी ओपनिंग के संकेत दे रहे हैं। यहां पर आपको एक्शन दिख सकता है। वेदांता, यहां पर बोर्ड बैठक होने वाली है डिविडेंड के लिए। बंसी जी एक बार वेदांता का चार्ट देख लें सर, 3% ऊपर खुलने की तैयारी में। जी दीपांशु, कल के सत्र में देखें तो एक सेल ऑफ देखने को मिला था, अनएक्सपेक्टेडली एक ब्रेकडाउन भी था। तो दीपांशु टेक्निकल चार्ट्स तो एकदम में शॉर्ट टर्म में डिस्टॉर्टेड हैं और शॉर्ट टर्म के लिए देखें तो 276 एक हर्डल है, इसके ऊपर सस्टेन करता है, 276 के ऊपर सस्टेन करता है तब एक खरीदारी की राय होगी इंट्राडे के नजरिए से। ये है आपके लिए वेदांता। एक इमामी पर चार्ट चेक ले लें। कुणाल जी, वैसे तो जब खबर आई थी तब भी आपसे बात करी थी एक बार, बट आज के लिए चार्ट चेक, क्योंकि आज बोर्ड बैठक होने वाली है बायबैक पर इमामी। देखिए दीपांशु, काफी समय से, जैसे हम कल भी शायद चर्चा कर रहे थे कि स्टॉक लगातार अंडर परफॉर्म कर रहा है और उसके बाद हमने एक पुल बैक आते हुए देखा निचले स्तरों से। मुझे लगता है कि पुल बैक और ऊपर इस स्टॉक को ले जा सकता है। बड़ा रेजिस्टेंस मुझे 390 रुपए के आसपास नजर आता है। अभी 372 पर खुल रहा है, तो 390 तक मुझे आने की पूरी संभावना लगती है। 390 इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट लेवल होगा। वो लेवल पार हुए तो फिर 440 का भी रास्ता खुल जाएगा। तो इन स्तरों पर वेट एंड वॉच करें। जिनके पास पहले की पोजीशन है 350 का एक बड़ा स्टॉप लॉस रखें और ये स्टॉक अगर मौजूदा लेवल्स को पार कर पाता है 390 को, तो फिर इसमें 440 के लेवल्स भी आते हुए दिखेंगे।
ओके, तो ये है इमामी पर आपके लिए राय। आइए करते हैं आज की पारी की शुरुआत। घंटे की मधुर आवाज आपके कानों में गूंजती हुई दिखेगी, क्योंकि हम फ्लैट खुल रहे हैं, नीचे नहीं खुल रहे हैं, लेकिन हो सकता है खुलते आप हरे और लाल निशान के बीच में झूलते हुए नजर आए। देखते हैं क्या कुछ होता है ओपनिंग के बाद आज के सेशन में। फिलहाल एकदम शांत शुरुआत के हैं आपके लिए संकेत, और ग्लोबल मार्केट से भी संकेत आपके लिए बेहद मिले जुले आते दिख रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स थोड़ी थोड़ी अपनी मजबूती बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, अपने हिसाब से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। बाकी देखिए क्या कुछ होता है। आइए 17,085 7 पॉइंट की तेजी के साथ बाजार खुलते हुए हरे निशान में, और सेंसेक्स ने भी हरे निशान के साथ की है शुरुआत, लेकिन 70 अंक नीचे खुलता हुआ बैंक निफ्टी 1/4% का नुकसान, और बैंक निफ्टी के नीचे आते ही थोड़ा सा निफ्टी और सेंसेक्स ने भी अपनी हरियाली खोते हुए अब लाल और हरे निशान के बीच में झूलते हुए आपको नजर आएंगे सेंसेक्स और निफ्टी। लेकिन बैंक निफ्टी करीबन 100 पॉइंट नीचे है। 39,450 का पहला सपोर्ट लेवल है, लेट्स सी उसके आसपास पहुंचते हैं या 39,500 से ही घूमने की कोशिश करता है। लेकिन निफ्टी टिका हुआ है कली के लेवल के आसपास। देखते हैं यहाँ पर किस तरह का एक्शन होता है, थोड़ी देर सेटल होने देते हैं इंडेक्स को। तब तक आइए स्टॉक्स पर करते हैं फोकस। क्या है मजबूत? HCL टेक 0.25% की तेजी के साथ है टॉप गेनर। इन्फोसिस 1.5% मजबूत, TCS 1.25% मजबूत, टेक महिंद्रा 1.25% मजबूत। तो 4 IT स्टॉक्स अगर आपको आज एकदम सबसे टॉप गेनर नजर आ रहे हैं तो उसकी क्रेडिट एक्सेंचर को दीजिए, जिसने दमदार नतीजे पेश किए और उसके बाद IT शेयरों में अच्छा एक्शन बनता हुआ दिख रहा है, और भारतीय IT शेयर भी आपको मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। इनके अलावा डिवीज 1% मजबूत है, अदानी एंटरप्राइजेस 1% मजबूत खुलता हुआ दिख रहा है। लेकिन निफ्टी के टॉप 5 गेनर्स आज IT स्पेस से। कमजोर क्या है? HDFC लाइफ 2% नीचे, SBI लाइफ 1.5% नीचे, और HDFC लिमिटेड में 0.5% का नुकसान आपको दिखेगा। ये कुछ एक शेयर जो हल्के फुल्के आज आपको दिखेंगे कमजोर। वायदा कारोबार की तरफ आइए, उससे पहले जल्दी से एक बार इंडेक्स का हाल फिर से बता दूं। 17,100 की तरफ बढ़ता हुआ निफ्टी 15 पॉइंट ऊपर है। बैंक निफ्टी और सेंसेक्स लगभग सेंचुरी मारता हुआ, बैंक निफ्टी अपनी कमजोरी को खत्म करके ऊपर आने की कोशिश करता हुआ। वायदा कारोबार की तरफ आ जाइए। सबसे पहले मजबूत शेयर बिरला सॉफ्ट 2% मजबूत है, परसिस्टेंट 2% मजबूत है। आप समझ गए होंगे LTIM, कोफोर्ज, आज एम्फेसिस, सारे मिड कैप IT शेयरों में अच्छी तेजी है। इसका मतलब ये नहीं कि दिग्गज नहीं उछल रहे, दिग्गजों में भी तेजी है, बिल्कुल है। HCL टेक, TCS, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, तो आज पूरी स्पेस IT से भरी है। IT के अलावा अगर कोई और मजबूत हो पा रहा है तो वो है HAL। ऑफर और सेल को जो तगड़ा रिस्पॉन्स मिला, स्टॉक आज 2% मजबूत खुलता हुआ दिख रहा है HAL। BL को मिला है ऑर्डर, और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ऑर्डर के बाद ये भी 2% मजबूत खुलता हुआ दिख रहा है। यहाँ अच्छी तेजी आपको बनती दिख रही है। एस्टर लिमिटेड 1% मजबूत है। तो ये कुछ एक शेयर हैं जो आज मजबूत शुरुआत करते हुए। फिर कमजोर क्या है? HDFC म्यूचुअल फंड 4% नीचे, समझ तो गए होंगे आप। डेट म्यूचुअल फंड पर जो टैक्सेशन का डंडा लगाए, उसके बाद म्यूचुअल फंड के शेयरों की हालत है खराब। 4% लुढ़कता हुआ HDFC म्यूचुअल फंड वायदा कारोबार में अकेला ही है। आदित्य बिरला कैपिटल 2.5% नीचे, और उसकी भी वजह यही है कि आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड की ये होल्डिंग कंपनी है, एक तरह से आप कह सकते हैं बड़ी स्टेक इनके पास है, इस वजह से AB कैपिटल 3% नीचे है। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस आज इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड दोनों इंडस्ट्री के लिए, जहाँ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए रिपोर्ट्स नेगेटिव आई है। ICICI प्रू, SBI लाइफ 2.5% कमजोर है। वहीं बाकी स्टॉक जो कमजोर है वो म्यूचुअल फंड्स वाले हैं। मुथूट फाइनेंस, श्रीराम ट्रांसपोर्ट यानी कि NBFC भी आज कमजोर होती दिख रही है, यहाँ पर भी मार पड़ती दिख रही है। M&M फाइनेंस, FSL, तो NBFCs और साथ ही म्यूचुअल फंड। BFSI में बैंक छोड़ दीजिए, बाकी सारे के सारे आज है कमजोर। ये है शुरुआती कारोबार का रुझान। इंडेक्स सेटल होते हुए 17,100 के आसपास शुरुआती लड़खड़ाहट के बाद निफ्टी थोड़ा मजबूत होता हुआ दिख रहा है, बैंक निफ्टी थोड़ा मजबूत होता दिख रहा है। रात के साथ हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ जाने के बाद हमारे बाजार लेते हुए दिख रहे हैं, और थोड़ी थोड़ी ऊपर जाने की कोशिश भी। एब्सोल्युटली सर। म्यूचुअल फंड कंपनीज, आपने AB कैपिटल की बात करी, AB सन लाइफ AMC पर प्रेशर है, UTI AMC पर आपको प्रेशर दिख रहा है। इन दोनों काउंटर्स पर भी इम्पैक्ट है, जो HDFC AMC पर भी है, निपॉन लाइफ पर भी आपको रखनी है नजर रखिए। कैंपस एक्टिववेयर, जहां पर 2 करोड़ 40 लाख शेयर्स के कई सौदे होते हुए दिख रहे हैं। TPG की पूरी तरह से एग्जिट हो रही है, तो वो काउंटर रेडार पर रहेगा। RVNL एक और ऑर्डर विन, स्टॉक में मूवमेंट है। शोभा 2 दिन के बड़े कट्स के बाद आज हल्का पॉजिटिव दिख रहा है। किम्स कृष्णा इंस्टीट्यूट यहाँ पर 2% की खरीदारी आपको दिखेगी। इसके साथ ही आरती ड्रग्स में एक्शन दिख रहा है। जी शिपिंग 1.5% ऊपर है। CSB बैंक लगातार दूसरे दिन इसमें खरीदारी है। KPIT टेक अच्छा कर रहा है। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के बाद PB फिनटेक में आपको पॉजिटिविटी दिख रही है। कुछ काउंटर्स हैं जहां पर खरीदारी आपको आ रही है। कुछ और स्टॉक्स जहां पर आपको मूवमेंट दिख सकता है आज के लिहाज से, इमामी बोर्ड बैठक है बायबैक पर, इस पर रखिएगा नजर हमारी बनी हुई है।
पीएनबी हाउसिंग पर, जहां पर राइट्स इशू के लिए अब बोर्ड बैठक की डेट आ गई है। डेटा पैटर्न्स, यहाँ पर ब्रह्मोस मिसाइल के इक्विपमेंट के लिए इन्हें कुछ ऑर्डर है। एनबीसीसी 415 करोड़ में इन्होंने एक कमर्शियल जगह बेची है। ये काउंटर्स भी आपके रेडार पर रहने चाहिए, थोड़ा मूवमेंट इस पर आ रहा है। स्टॉक्स कैश के जहां पर आपको थोड़ी वीकनेस इस समय दिख रही है। सुंदरम क्लेटन 12% नीचे है, ये काउंटर आज यहां पर रखने की नजर है। तुरंत अजंता फार्मा एक्स बायबैक है, बायबैक की रिकॉर्ड डेट भी है, इस पर रखिए नजर। स्पार्क यहाँ पर 2% का कट है, कल 12% दौड़ा था, तो आज थोड़ी मुनाफा वसूली हो रही है। फिनिक्स मिल्स में आपको कमजोरी दिखेगी। ये कि आज इनका जो अमेलगमेशन का ऑफ अरेंजमेंट जो था उसकी एक्स डेट है। यस सर। तो आज उसके अमेलगमेशन का फायदा नहीं मिलेगा, वो एडजस्टमेंट उस वजह से स्टॉक वहीं से हो रहा है जी। ठीक है सर। तो कुछ है काउंटर्स जहां पर वीक है। बाय द वे बैंक निफ्टी थोड़ा गेन्स गिव अप करके अब नेगेटिव टेरिटरी में आ गया। निफ्टी ने भी ऊपर से गेन्स गिव अप कर दिया। वैसे तो एक छोटी रेंज में कारोबार हो रहा है सर, बट इनिशियल यूफोरिया बाजार अपना गिव अप करते हुए इस समय दिख रहा है। ये है आपके लिए ओपनिंग का पूरा एक्शन। बट आईटी यही है फ्रंट एंड सेंटर। एचसीएल टेक टॉप गेनर ओपनिंग पर। बंसल जी कुछ करना है सर एचसीएल टेक के चार्ट में? दिपांशु, सारे के सारा आईटी एकदम वीक था और एचसीएल टेक में तो नेगेटिव क्रॉसओवर भी था और आज एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिल रही है। तो दिपांशु थोड़ा सा वेट एंड वॉच करेंगे। जिन स्तरों पे चल रहा है 1081 के अराउंड चल रहा है, एक बार ये 1090 के ऊपर सस्टेन करता है तब एक परफेक्ट कैंडिडेट बनेगा शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश लॉन्ग्स का। तो 1090 की वेट करेंगे, इसके ऊपर सस्टेन करेगा तब एक खरीदारी की राय होगी। ओके, ये है आपके लिए एचसीएल टेक। देखते हैं अगर ये सस्टेन करता है। आईटी लीडरशिप आईटी की है, बट भरोसा अभी सब में नहीं है कि क्या आईटी ये गेन्स होल्ड करेगा या नहीं। बट गिरावट इंश्योरेंस की दिख रही है और अच्छा रिवर्सल हो रहा है इन सभी काउंटर्स पे। एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ, आईसीआईसीआई प्रू तीनों नीचे हैं, क्योंकि एक आशा थी बाजार में कि वो जो 5 लाख के ऊपर के प्रीमियम पर टैक्सेशन की बात थी वो शायद इंप्लीमेंट नहीं हो, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। कल जो फाइनेंस बिल आ गया वहां पर यही है कि कोई राहत नहीं आने वाली इंश्योरेंस कंपनी के लिए। राहत बिल्कुल भी नहीं है म्यूचुअल फंड वाले स्टॉक्स के लिए भी, जिनमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली म्यूचुअल फंड का एक्सपोजर, उन स्टॉक्स पर नजर रखिए। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड 5% बड़ी गिरावट है दी हुई है एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के लिए, 5% की बड़ी गिरावट है। आदित्य बिरला कैपिटल अब 3%। एक और स्टॉक जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए, बजाज फिनसर्व, यहाँ पर भी तेज गिरावट होती हुई दिख रही है। बजाज फिनसर्व पर भी नजर रखिए, यहाँ पर भी बजाज फिनसर्व का भी म्यूचुअल फंड एक्सपोजर है क्या किसी तरह से? बजाज फिनसर्व में इंश्योरेंस तो है। हाँ, इन्हें तो अभी म्यूचुअल फंड का लाइसेंस मिला था अभी रिसेंटली। हाँ, लाइसेंस इस वजह से गिरा आप समझ। हाँ, क्योंकि अभी भी इन्होंने म्यूचुअल मिला था, तो नेचुरली सेंटिमेंट के साथ मैं वही सोचा था कि कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई न कोई कोरिलेशन जरूर है। नहीं तो आज सारे स्टॉक्स जहाँ पर गिरावट में इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड, या तो ये कॉम्बिनेशन है। बजाज फिनसर्व के पास इंश्योरेंस का भी है, इंश्योरेंस बिजनेस तो ही, इंश्योरेंस वाले स्टॉक्स और ये दोनों ही की वजह से यहाँ पर भी थोड़ा आज कमजोरी वाला माहौल दिख रहा है। एक बार जरा चार्ट पर बजाज फिनसर्व पर राय ली जाए। वागले साहब बताएं सर। ओ सॉरी, वागले साहब है नहीं। सुमित जी, बजाज फिनसर्व चार्ट पर राय दीजिए। अनिल जी देखिए, स्टॉक्स के अंदर थोड़ा थोड़ा करके दबाव देखने को मिल रहा है। तो बजाज फिनसर्व का जहां तक सवाल है, 1280-85 के आसपास स्टॉक का अभी भाव चल रहा है। मेरे को लग रहा है कि यहाँ से सेलिंग प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि परसों का लो तो स्टॉक अभी ब्रेक करने वाला है। जैसे ही 1270 का लेवल ब्रेक होगा स्पॉट लेवल्स में, तो नीचे के लेवल देखने को मिलेंगे, जिसमें 1240 से लेके 1225 रुपए तक के लेवल बजाज फिनसर्व में देखने को मिल सकते हैं। मेरे हिसाब से सेल कर व्यू लेके काम करना चाहिए। 40-50 रुपए का फॉल यहाँ से देखने को मिल सकता है। और बिगुल भी आइए, बिगुल सुमित जी के लिए, सुमित का सुपर हिट। बताएं सर। दीपांशु, एक सेल कॉल मेरे रडार पे आया है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 347 रुपए फ्यूचर्स के अंदर। स्टॉक का नाम है बीपीसीएल। बीपीसीएल के अंदर पिछले 3 से 4 दिनों में ऊपरी लेवल से दबाव देखने को मिल रहा है। आज भी स्टॉक के अंदर ऊपर से सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। मेरे को लग रहा है कि बीपीसीएल के अंदर यहां से सेलिंग प्रेशर बढ़ेगा और नीचे के लेवल देखने को मिलेंगे। बीपीसीएल में बिकवाली करें, जिन्होंने सेल का व्यू लेके काम किया है वो लोग पोजीशन होल्ड करें। ऊपर के अंदर 351, 352 ये स्टॉक का रेजिस्टेंस है। 351 का स्टॉप लॉस लगा के बीपीसीएल में बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा। छोटा सा स्टॉप लॉस है। नीचे में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं, पहला टारगेट बनेगा 341 रुपए का। 341 का लेवल भी टूटना चाहिए और दूसरा टारगेट नीचे में 335 रुपए तक का बीपीसीएल में देखने को मिल सकता है। 2 से 3 दिन का व्यू लेके बीपीसीएल में बिकवाली करें 351 के स्टॉप लॉस से 341 और 335 के टारगेट से। ओके, ये है आपके लिए बीपीसीएल, जहां पर आपको करनी है बिकवाली। बिगुल सच जी के लिए बीटीएसटी।
बताएं सचिन जी। दीपांशु, यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक में एक काइंड ऑफ ग्रेवस्टोन डोजी एग्जिबिट हुई थी कल के सत्र में। जिस तरीके से क्लोजिंग इसकी एस्टैब्लिश हुई थी ऑन द लोअर साइड एंड जिस तरीके से वापस इसका आरएसआई प्लेस हो रहा है, मुझे लग रहा है जल्दी ये पर्टिकुलर काउंटर वापस एक ब्रेकडाउन देगा। तो यहाँ पर बिकवाली करनी है आईसीआईसीआई बैंक के फ्यूचर्स में, जो लगभग अराउंड 853 के आसपास फिलहाल ट्रेंड हो रहा है। स्टॉप लॉस पोजिशनली मुझे लग रहा है आपको लगाना चाहिए लगभग अराउंड 862 के आसपास का। पहला टारगेट होगा अराउंड 840 का एंड पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 820 का। फ्रेश शॉट्स ऐड करने की सलाह होगी आईसीआईसीआई बैंक के फ्यूचर्स में। ओके, ये है आपके लिए आईसीआईसीआई जहां पर करनी है बिकवाली। स्टॉक भी कमजोर दिख रहा है, 125 पॉइंट्स का कट अब आपको बैंक निफ्टी में दिख रहा है। तो बैंक्स वापस प्रेशर में आ रहे हैं, इनिशियल गेन्स होल्ड नहीं कर पा रहे हैं ये काउंटर्स इस समय। थोड़े न्यू एज स्टॉक्स पर भी करते हैं फोकस। पीबी फिनटेक पर तो बढ़िया रिपोर्ट आई है, बट जोमैटो ये 2% नीचे फिसलते हुए दिख रहा है, तो उस स्टॉक पर एक प्रेशर बन रहा है। देखते हैं होल्ड आउट करता है या नहीं ये ट्रेड में। एबी कैपिटल 3.5% का कट आ रहा है इसमें। मैक्स एमएनएम फाइनेंस, कल हम इसकी भी बात कर रहे थे, स्टॉक नीचे ही दिख रहा था ट्रेड में, आज भी कमजोर है। पालिया साहब जरा महिंद्रा फाइनेंस एमएनएम फाइनेंस का चार्ट देखें, 225 के नीचे आया, अभी 2% का कट। तो दीपांशु जी, आज जिस तरीके से फॉल हुआ है, इसने अपने प्रीवियस स्विंग लो के आसपास अब ये ट्रेड कर 230 के नीचे ही सस्टेन रहेगा। तो और यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट जो बन सकता है करीब 215 214 तक आते हुए दिख सकता है। स्टॉक का स्ट्रक्चर ओवरऑल देखें तो नियर टर्म शॉर्ट टर्म के हिसाब से वीक है। तो यहाँ पे सलाह ये रहेगी कि जिनके पास शॉर्ट का ट्रेड है वो 230 के स्टॉप लॉस पे बने रह सकते हैं। 215 तक की डाउन साइड हमें लगता है आते हुए दिख सकते हैं। तो यह है आपके लिए एमएनएम फाइनेंस जहां पर वीकनेस दिख रही है। आज एनबीएफसी ही कट है। ऑफ कोर्स एएमसी स्टॉक्स पर तो प्रेशर है, इंश्योरेंस स्टॉक्स पर भी प्रेशर है, बैंक्स पर भी प्रेशर है और एनबीएफसी पर भी प्रेशर है। टॉप 10 लूजर्स वायदा कारोबार के सारे इन्हीं 4 कैटेगरी बीएफएसआई इसी स्पेस से आपको आते हुए दिख रहे हैं और कट्स थोड़े डीप इस समय बन रहे हैं। मुथूट पर भी 2% का कट आ गया है। एचडीएफसी एमसी तो अब 4.5% के कमजोरी दिखा रहा है। मैक्स फाइनेंशियल पे भी वीकनेस आई है, एलआईसी हाउसिंग भी गिर रहा है, एलएनटी फाइनेंस भी आपको गिरते हुए दिख रहा है। तो अक्रॉस द बोर्ड एनबीएफसी की तरफ से भारी पिटाई हो रही है इस समय। देखते हैं ये काउंटर्स कैसे रहेंगे। और जो थ्योरी थी कि बैंक्स को शायद थोड़ा फायदा हो जाए, एफडीज में उन्हें थोड़ी राहत मिलेगी, वहां पर भी इस समय तो कोई सहारा बैंक्स की तरफ से आ नहीं रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज भी कमजोर है, 1% का कट आप रिलायंस के चार्ट पर भी इस समय देख रहे हैं। कुणाल जी, रिलायंस पर कोई व्यू? लगातार फिसल ही रहा है 2230 का लेवल। देखिए, बिल्कुल कमजोरी देखने को मिल रही है और जब से रिलायंस ने 2325 के मेजर सपोर्ट को ब्रेक किया है तब से नीचे की है हम इसमें डायरेक्शन देख रहे हैं। 2 सत्र पहले एक पुल बैक जरूर बना था। मुझे लगता है कि थोड़ा और कमजोरी देखने को मिल सकती है, लेकिन 2200 पर भी एक बड़ा सपोर्ट है। तो होपफुली 2200 का सपोर्ट स्टॉक होल्ड करेगा और 2200 का लेवल अगर स्टॉक होल्ड करता है तो दोबारा से आपको 2300 से 2200 के बीच में स्टॉक वक्त बिताते हुए नजर आएगा। तो फिलहाल इन स्तरों पर कोई ट्रेडिंग पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। 2200 का लेवल मुझे लगता है कि एक सपोर्ट का काम करेगा। ओके, तो ये है आपके लिए रिलायंस पर आई। ये भी स्टॉक आजकल बड़ा वोलेटाइल हो गया मार्केट में, गिरने बढ़ने में, निफ्टी में बड़े मूव देने की शुरुआत कर चुका है। तो आज यहां से कमजोरी आपको आती हुई दिख रही है। आइए बढ़ते आगे। और जैन साहब आज समय से पहले तैयार है, हम तो उनसे भी पहले तैयार है। तो बिगुल के साथ लिया जाए जैन साहब के जेम्स का शेयर। जैन साहब फरमाएं सर। बिल्कुल, एक बेहतरीन क्वालिटी स्टॉक लाया हूं, एमएनसी स्टॉक डीनोरा इंडिया लिमिटेड। आज स्पेशल वेल्थ क्रिएशन डे है तो सर्टेनली मैंने देखा कि एक स्पेशल पिक लाई जाए। और अनिल जी, यही दिन है जहां से जब भी कोई इवेंट में जाता हूं तो पहले आपने बोला था कि लेना नहीं है और बाद में आपने बोला कि अब खरीदना कैसे 35% 20%। तो वाकई में जो प्यार मिलता है, जो आपकी लीडरशिप में जो हम लोग सबको भी प्यार मिलता है हर इवेंट्स में। भले मैं कल क्रिकेट खेल रहा था जीतों में तो भी बहुत प्यार मिला। मैं जेवियर्स कॉलेज में एक बहुत बड़ा नेशनल इंटर कॉलेज इवेंट था जहां पे आईआईटी, एसआरसीसी ऐसी कॉलेजेस भी पार्टिसिपेट की, तो वहां पे भी बहुत प्यार मिला। एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ जो हमने उस समय जो पीरियड था मार्च और मई और जून जुलाई और जून में तो आपने सारे लोगों का जो स्पेशल सेगमेंट शुरू किया, तो आई स्टिल रिमेंबर दोज वर द लाइफ चेंजिंग डेज। बट एनीवेज, मैं स्टॉक पे आता हूं, 1 मिनट मैंने ज्यादा ले ली। गजब का स्टॉक है डीनोरा और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत बेहतरीन है इसका, 28-29%, रिटर्न ऑन इक्विटी 21%, पिछले 3 साल में प्रॉफिट की कैगर 113%, सेल्स की कैगर 31%, एक
नेग्लिजिबल डेट, मतलब नेग्लिजिबल क्या, जीरो डेट कंपनी, बेहतरीन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन वाली कंपनी, 27-28%, बेहतरीन नेट प्रॉफिट मार्जिन वाली कंपनी, और दिसंबर का क्वार्टर लास्ट दिसंबर के मुकाबले बहुत बढ़िया था, और ओवरऑल टीटीएम बेसिस पे हाईएस्ट एवर प्रॉफिट से बैठी है। एक लो वॉल्यूम हाई मार्जिन वाला काम है कंपनी का, और कंपनी करती क्या मैं पहले ये बता दूं, एक सेंचुरी ओल्ड एमएनसी पेरेंट है, 1989 से इंडिया में कार्यरत है, और कंपनी मैन्युफैक्चरिंग, रिफर्बिशिंग और सेलिंग करती है कैथोड, एनोड और इलेक्ट्रिक क्लोरिनेटर्स और कैथोड प्रोटेक्शन सिस्टम्स के। तो इसी तरीके से जो इनके जो एप्लीकेशंस है वो बेसिकली ब्लीचिंग केमिकल्स, एग्रीकल्चर, लाइवस्टॉक और इन सब में लगता है। सो ओवरऑल मुझे लगता है कि ये बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है, और मैं थोड़ा आज फास्ट हूं, समय की भी आज वो है थोड़ी सी, तो पब्लिक शेयर होल्डिंग में भी कुछ रिनाउंड नेम्स इसमें होल्ड करते हैं, और प्रोमोटर्स की भी स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग है। सो ओवरऑल मुझे लगता है कि स्टॉक को इन लेवल्स पे लेना चाहिए। ऊपर के लेवल से अच्छा करेक्ट किया था, और उसके बाद वापस से अच्छा बाउंस बैक भी कर रहा है, तो मुझे लगता है कि यहां से ये जो टारगेट है आराम से 980 का टारगेट लगाएं, 980 का टारगेट भी कम होगा, 1050 का टारगेट लगाएं। पहला टारगेट 980, 1050 का टारगेट आने वाले 6 से 9 महीने के लिए। नोरा, ये है वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने के लिए आए जैन साहब की तरफ से एक विशेष अंतर्राष्ट्रीय कंपनी आपके लिए लेकर आए हैं। जैन साहब 980 और 1050 के टारगेट के लिए, ओके, ये है आपके लिए। धन्यवाद जैन साहब, आज आप समय से पहले ही जुड़कर आपने अपना विशेष चर्चा में आपने हमारे बहुत ही बेहतरीन पिक दी वेल्थ क्रिएशन के तौर पर। आइए ब्यूल सचिन जी के लिए BTST का। बताएं सर। अनिल जी, और एक काफी स्ट्रॉन्ग काउंटर रहा है जहां पर एक डाइवर्जेंस नजर आ रहा है। इनफैक्ट डेली चार्ट पे लगभग एक राइजिंग वेज फॉर्मेशन मुझे लग रहा है मैच्योर हो चुका है, एक ब्रेकडाउन की तैयारी होगी। सेलिंग करनी है सीमेंस के फ्यूचर्स में, जो लगभग अराउंड 3310 3312 के आसपास फिलहाल ट्रेंड हो रहा है। जिस तरीके से इसने रेजिस्टेंस फेस किया है 3350 के आसपास लगातार, मुझे लग रहा है वहीं पे आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। अराउंड द लोअर साइड इंट्राडे के लिहाज से 3270 के आसपास के स्विंग्स बन सकते हैं। पोजिशनली इस पर्टिकुलर पैटर्न का टारगेट लगभग अराउंड 3200 के आसपास प्लेस्ड है, तो फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करने की सलाह होगी सीमेंस के फ्यूचर्स पे। शॉर्ट्स ऐड करिए सीमेंस पर, तो कैपिटल गुड्स पर भी प्रेशर आ रहा है। इवन आईटी स्टॉक्स ऊपर से आपको थोड़ी गेंस गिव अप करते हुए दिख रहे हैं, तो होल्ड नहीं कर पा रहे हैं बाजार। HCL टेक भी देखिए अभी 1.5% नीचे आ गया, टेक महिंद्रा फ्लैट हो गया, एम्फोसिस भी आपको फ्लैट होते हुए दिख रहा है, TCS भी सिर्फ अब 0.5% ही ऊपर है। तो निफ्टी में बैंक्स ने तो मूड खराब किया है, पर अब फ्रेश प्रेशर थोड़ा आपको आईटी पर भी आते हुए दिखा है, और ऊपरी स्तरों से यहाँ पर हो रही है बिकवाली। देखते हैं कैसा एक्शन रहेगा। ग्लेनमार्क भी फिसला है, 1% नीचे आ रहा है। बायोकॉन वायदा कारोबार के बैन में अब 2% का कट इस पर भी दिख रहा है, तो संभल नहीं पा रहे ऊपर, थोड़ा प्रेशर है। आज कोई भी नहीं संभल पा रहा थी, नहीं ना आपके मार्केट संभल पा रहे हैं इक्विटी के, ना डेट के फंड पर भी अचानक से मतलब गाज से गिरी है। तो आइए डेट म्यूचुअल फंड में क्या कुछ बदलाव ऐसे हुए जिनकी वजह से आज सारे ये म्यूचुअल फंड वाले स्टॉक आपको इतने बड़े कमजोर दिख रहे हैं, टॉप लूजर्स नजर आ रहे हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं JRL मनी के को फाउंडर विजय मंत्री साहब, जो कि सारे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पर और इन सारे नियमों पर बड़ी गहरी पकड़ रखते हैं। विजय जी, सबसे पहले तो ये बताएं कि क्या बदलाव हुआ है जिसकी वजह से डेट फंड आज बड़े परेशान नजर आ रहे हैं। वित्त विधेयक में, या यूं कहें कि जो प्रपोज बिल है जो आज संसद में पास होने वाला है, इसमें फाइन प्रिंट में, संशोधन में ऐसा क्या दिख गया है? संशोधन में ऐसा लिखा गया है कि जो म्यूचुअल फंड जिसके अंदर 35% कम से कम डोमेस्टिक कंपनी का इक्विटी एक्सपोजर नहीं रहेगा, उनका टैक्स शॉर्ट टर्म गेन ही रहेगा। पहले डेट म्यूचुअल फंड के अंदर ये कंडीशन नहीं थी, और खाली एक ही कंडीशन थी कि 3 साल तक आपने रोक के रखा, तो 3 साल बाद जो भी आप पैसा निकालेंगे वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा, उस पर 20% टैक्स लगेगा विथ इंडेक्सेशन। तो इफेक्टिवली टैक्स रेट डेट म्यूचुअल फंड के ऊपर 7-8% आती थी। पिछले 20 साल के डेटा है, करीब 7 से 9% के आसपास टैक्सेशन आती थी। अभी वो 3 साल के ऊपर के होल्डिंग पीरियड के अंदर भी मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स पे आ जाएगा, मतलब जिस पे आपकी अदर इनकम टैक्सेबल हो रही है, चाहे सैलरी हो चाहे इनकम हो कोई भी हो, तो उस लेवल पे आ जाएगा। तो ये मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म ब्लो है, पर्टिकुलरली डेट म्यूचुअल फंड के लिए। लेकिन ये जो AMC के शेयर्स गिर रहे हैं,
एक्चुअली इसका कोई मतलब नहीं है। मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझा दूंगा। फिर मैं बात करूंगा। उससे पहले ये बताएं कि जो कुछ एक्शन है वो डेट फंड्स पर है। डेट फंड के अलावा जो गोल्ड फंड वगैरह ये तो इस डेफिनेशन में नहीं आते ना, कोई और दूसरे फंड? नहीं, एक्चुअली जो सेबी का डेफिनेशन है, इक्विटी म्यूचुअल फंड डिफाइन किए हुए हैं जिसमें मिनिमम 65% डोमेस्टिक इक्विटी में पैसा डालना है। उसके अलावा सारे फंड ही डेट क्वालिफाई कर चुके हैं, डेट फंड कहते हैं। हाँ। उसके अंदर गोल्ड ईटीएफ भी आ गया और उसके अंदर इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग भी आ गया। तो इसका गोल्ड ईटीएफ अभी कितना चलेगा मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि गोल्ड फिजिकल आप रखेंगे तो ज्यादा टैक्स एफिशिएंट है, क्योंकि वहां लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इंडेक्सेशन भी है और आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के अंदर भी पैसा डाल सकते हैं। आप ये कह रहे हैं कि नहीं, एक मिनट तो आप ये कह रहे हैं कि इक्विटी फंड के अलावा सारे फंड एक तरह से डेट फंड की डेफिनेशन में होते हैं। तो अगर कोई अगर विदेशी फंड में मैं पैसा लगा रहा हूं, कोई गोल्ड फंड में मैं पैसा लगा रहा हूं, म्यूचुअल फंड में, तो उनके लिए भी ये टैक्सेशन के रूल बदले हुए माने जाएंगे और अब उन पर भी लॉन्ग टर्म का बेनिफिट नहीं मिलेगा? बिल्कुल। पहले क्या था कि डोमेस्टिक जो 65% डोमेस्टिक इक्विटी में 1 ईयर का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता था और उसके अलावा सारे डेट फंड माने जाते, चाहे इंटरनेशनल हो चाहे गोल्ड हो। ओके, और उनके अंदर 3 साल तक आपने होल्ड करके रखा तो आपको टैक्स एफिशिएंट रिटर्न मिलता था। लेकिन वहां भी अभी इंक्लूडिंग डेट फंड वहां भी अभी ये कहानी खत्म हो गई है। लेकिन इसका सोल्यूशन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री बहुत इफेक्टिव तरीके से निकाल लेगी। फॉर इंस्टेंट मैं आपको बोलूं इंटरनेशनल इक्विटी है, तो इंटरनेशनल इक्विटी में क्या करेंगे आप? 65% इंटरनेशनल इक्विटी में पैसा डालेंगे, 35% डोमेस्टिक इक्विटी में पैसा डालेंगे। आप एक्चुअली उसको 2 साल से 1 साल का टैक्सेशन पे लेके आ जाएंगे। तो वो इतना इंडस्ट्री लेवल पे इतना बड़ा इंपैक्ट नहीं आएगा। मैं आपको बताता हूँ, अनिल जी बात सुनिए। टोटल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर डेट में 13 लाख करोड़ रुपया है, खाली 13 लाख करोड़ रुपया है। उसमें से 10 लाख करोड़ रुपया तो कॉल मनी फंड में, लिक्विड में, अल्ट्रा में, फ्लोटर में, मनी मार्केट में, लो ड्यूरेशन में है, जहां होल्डिंग पीरियड ऑन एवरेज 1 साल के आसपास होता है। तो 10 लाख करोड़ तो वहां पे है। खाली 3 लाख करोड़ उसके ऊपर है और उसके अंदर एफएमपी है 19,000 करोड़, गोल्ड है 21,000 करोड़, गिल्ट है 18,000 करोड़ और क्रेडिट फंड है 26,000 करोड़। और जो सबसे बड़ा है वो है ये टारगेट मैच्योरिटी फंड, भारत बॉन्ड जैसे प्रोडक्ट है, उसमें करीब 80,000 करोड़ है। लेकिन इनके ऊपर किसी पे अभी जो इन्वेस्टमेंट हुआ है उस पे किसी के ऊपर भी इंपैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि ये प्रपोज ऐसा है कि 1 अप्रैल 2023 के बाद वाले इन्वेस्टमेंट पे ऐसी बात हो रही है। तो अभी जो आपने कहीं भी पैसा डाला है उसके ऊपर पुराना टैक्स स्ट्रक्चर ही रहेगा, अगर मेरी अंडरस्टैंडिंग सही है तो। ये तो ठीक है, ये समझ में आ रहा है कि जो भी पुराना इन्वेस्टमेंट है शायद उस पर टैक्सेशन ना बदले। अगर मैं 31 मार्च तक आज भी पैसा लगाता हूं, मैं जब भी रिडीम करूं 3 साल 5 साल बाद, या मैंने 3 साल पहले पैसा लगाया और अभी मैं रिडीम अगर अप्रैल के बाद भी करूं तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, राइट? नहीं तो फिर वो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स हो जाएगा, करेक्ट? बिल्कुल नहीं, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स तो नहीं होगा, क्योंकि कैपिटल मार्केट में रेगुलेटर जनरली ऐसा ही प्रोविजन लेके आता है कि टैक्सेशन इज ऑन द डे ऑफ सेलिंग। इट इज नॉट लाइक इंश्योरेंस की जहां ग्रैंड फादरिंग होती है, वो ऐसा नहीं होता है। लेकिन ये अनोखा, और मुझे आप इसका रीजन मालूम करेंगे तो मालूम पड़ेगा कि 1 अप्रैल 2023 से 5 लाख के ऊपर की इंश्योरेंस पॉलिसी भी टैक्सेबल हो रही है। एमएलडी के टैक्स बेनिफिट निकाल दिए गए हैं। मुझे लगता है इंश्योरेंस इंडस्ट्री ने और एनबीएफसी ने और इन लोगों ने बैंक में जाके लॉबी की है म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट में, और उसमें वेरी ऑनेस्टली म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। क्योंकि पिछले 4-5 सालों में म्यूचुअल फंड और इफेक्टिवली 10 सालों में 15 सालों में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने प्रेडिक्टेबल डेट रिटर्न देने की कोशिश की एफएमपी के थ्रू या टारगेट मैच्योरिटी फंड के थ्रू, जो वो प्रोडक्ट ही नहीं है। और दूसरा, जो अगर आप देखेंगे इनका कंपोजिशन एफएमपीज का और टारगेट मैच्योरिटीज फंड का, उसमें 90% 96% पैसा कॉर्पोरेट का है, फैमिली ऑफिसेस का है। इससे असेट मैनेजमेंट कंपनी का एयूएम तो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है इमीडिएटली, लेकिन म्यूचुअल फंड एसेंशियली रिटेल प्रोडक्ट है और मार्केट लिंक प्रोडक्ट है। तो कोई भी आपका कंपटीशन है, चाहे बैंक हो, चाहे एनबीएफसी हो, चाहे इंश्योरेंस कंपनी हो, उसको रेगुलेटर के पास या पॉलिसी मेकर के पास जाके बोलना बहुत आसान है कि देखिए आपसे हमसे कंपीट कर रहे हैं, टैक्स बेनिफिट भी ले रहे हैं और हमारे जैसे प्रेडिक्टेबल रिटर्न भी दिखा रहे हैं, तो मार्केट कहां डेवलप होगा। तो मुझे लगता है इसमें कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि जिस तरह से उन्होंने टारगेट मैच्योरिटी फंड या बॉन्ड ईटीएफ निकाले हैं, प्रेडिक्टेबल इन्वेस्टमेंट आउटकम देने की बात की है, वो मुझे लगता है, मैं तो बहुत उसके अगेंस्ट में था, बहुत वोकल था,
कि आप डेट म्यूचुअल फंड बेचिए उसकी एफिशिएंसी पे, क्योंकि अभी भी आज की तारीख में भी डेट म्यूचुअल फंड विद और विदाउट टैक्सेशन इज बात ज्यादा सुपीरियर अल्टरनेट है। क्योंकि अनिल जी एक सिंपल बात देखिए कि बैंक एफडी का रेट बैंक डिसाइड करता है और डेट म्यूचुअल फंड में जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसका रेट मार्केट डिसाइड करता है। आप आज 1 साल की बैंक का एफडी देखिए, वो 5.5 6.5 के आसपास रहेगा, लेकिन उसी बैंक का सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मार्केट में आपको 7.5 पौने 8 के आसपास मिलेगा, और वो आपको मिलेगा मनी मार्केट फंड में, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन फंड में। तो मैंने तो पिछले 20-25 साल के डेटा एनालाइज किए, ऑन ग्रोस बेसिस अलोन म्यूचुअल फंड डिलीवर 1% मोर रिटर्न कंसिस्टेंटली। और आप एएमसी के जो शेयर्स के ऊपर इंपैक्ट आ रहा है उसका कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि 13 लाख करोड़ के अंदर से 10 लाख करोड़ तो शॉर्ट ड्यूरेशन वाला है, वहां कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। और आप ये कैटेगरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री उसको कैसे हैंडल करेगा आपको बताऊं मैं। आर्बिट्राज फंड 90,000 करोड़ का है, आर्बिट्राज फंड बढ़ने वाला है। इक्विटी सेविंग स्कीम 18,000 करोड़ की है, वो बढ़ने वाली है। बैलेंस एडवांटेज फंड और डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड 2 लाख करोड़ के आसपास है, वो बढ़ने वाले हैं। क्योंकि अभी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री क्या करेगी कि डेट म्यूचुअल फंड लेगी, उसमें 35% आर्बिट्राज पोजीशन रखेगी, आपका काम हो गया, और आप इफेक्टिवली 1 साल बाद 6% 7% टैक्स एफिशिएंट रिटर्न इन्वेस्टर को दे पाएंगे। तो अगर आज की न्यूज की वजह से एएमसी के शेयर्स डाउन है और किसी का भी लॉन्ग टर्म व्यू है एएमसी के शेयर्स लेने का, आज एग्जामिन करने का दिन है। यानी कि मोटा मोटी मामला 3.5 लाख करोड़ का है जो डेट फंड में बड़ा पैसा है, उसमें से 3 लाख भी नहीं अनिल जी, 3.5 लाख भी नहीं है, मतलब 2 लाख करोड़ है। उसके अंदर आप देख लीजिए करीब 90,000 से 80,000 करोड़ तो टारगेट मैच्योरिटीज फंड है, वहां पैसा आ गया। वो पैसा 3 साल 5 साल 10 साल का है, और वहां बड़ी अर्निंग एएमसी को नहीं होती, बिकॉज दैट रन ऑन वेरी वेरी लो एक्सपेंसिव। तो मुझे ऑन द कॉन्ट्री आप देखिए क्या हो गया, कॉल मनी आज 6.20 6.30 के आसपास, वो पैसा और बढ़ने वाला है। लिक्विड फंड का YTM 720 हो गया। तो पहले आपका लिक्विड फंड का रिटर्न 4% था, आपको सेविंग अकाउंट में 4% मिलता था, तो आप क्यों लिक्विड फंड की तरफ जाएंगे। लेकिन जब लिक्विड फंड का YTM 720 है तो आपको 2-3% एडिशनल पैसा मिल रहा था, आप क्यों नहीं इसकी तरफ जाएंगे। करेक्ट, तो ये है आपके लिए। अच्छा, अब एक सलाह और आपसे जो लेनी है। पहला, जिन लोगों का डेट फंड में पैसा लगा हुआ है, या कुछ लोग हैं जो डेट फंड में भी SIP करते हैं, उन्हें किसी तरह का कोई बदलाव करने की जरूरत है क्या? पैसा निकालना चाहिए, बने रहने देना चाहिए, SIP रोकनी चाहिए या नहीं? नहीं, जिनका पैसा लगा हुआ है कुछ करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि YTM सारे डेट फंड के 7%, 7.5%, 8% है। टैक्स उसमें कुछ बदलाव नहीं हुआ है, और जब पैसा चाहिए तब धीरे धीरे निकाले, तो उसको चेंज नहीं करे। अगर आपकी डेट म्यूचुअल फंड के अंदर SIP चल रही है तो आप 1 अप्रैल के बाद उस SIP को एग्जामिन करेंगे कि आपका टैक्स स्ट्रक्चर क्या है। अगर आप हाई टैक्स ब्रैकेट में जा रहे हैं तो उस SIP को आप बंद कर सकते हैं, और वो SIP आप इक्विटी सेविंग फंड में, बैलेंस एडवांटेज फंड जैसे प्रोडक्ट के अंदर, मल्टी एसेट जैसे फंड के अंदर चला सकते हैं। वहां भी वॉलेटिलिटी कम है, क्योंकि इफेक्टिवली आप टैक्स एफिशिएंसी के लिए 3 साल का पीरियड देखते हो कम से कम, और 3 साल के पीरियड में इक्विटी सेविंग और बैलेंस एडवांटेज और मल्टी एसेट कैटेगरी आर फार लेस वोलेटाइल, और 6%, 7%, 8% आपको टैक्स एफिशिएंट रिटर्न देने की क्षमता रखते हैं। विजय जी ये बताएं कि विजय जी एक और बात बताएं कि हालांकि अभी हम मानकर चल रहे हैं कि जो भी पुराने इन्वेस्टमेंट्स हैं उन पर आगे जब भी वो रिडीम करेंगे उन पे पुराने टैक्स बेनिफिट ही मिलेंगे लॉन्ग टर्म वाले, लेकिन इसको लेकर 100% क्लैरिटी नहीं, आप ये कह रहे हैं? नहीं, क्लियरिटी तो लिखा उन्होंने ना, जो अमेंडमेंट है उसके अंदर लिखा इन्वेस्टमेंट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 इन अ डेट म्यूचुअल फंड वेयर डोमेस्टिक इक्विटी होल्डिंग इज लेस देन 35%। नई इन्वेस्टमेंट पे ओके। तो फिर एक काम करें, 31 मार्च के पहले जितना डेट फंड में पैसा डालना वो डाल दें, फायदा हो जाएगा। बिल्कुल डालिए, एकदम डालिए, अभी तो YTM भी बहुत अच्छा है। चलिए बढ़िया है। तो ये आपके लिए पूरा का पूरा विश्लेषण विजय मंत्री साहब की तरफ से आता हुआ डेट म्यूचुअल फंड में बदले हुए टैक्सेशन के नियमों के चलते। तो 2 चीज बेहद साफ है, अगर आपके पुराने निवेश हैं बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, न आपको उन्हें रिडीम करने की जरूरत है, क्योंकि जब भी आप आगे भी चलकर बेचेंगे, तो ये एक बड़ा क्लैरिफिकेशन है कि 1 अप्रैल के बाद भी अगर आप पुराने इन्वेस्टमेंट बेचेंगे तो आपको टैक्स पुरानी दरों से ही लगेगा। बेसिकली जो अभी पैसा डाला हुआ है वो खतरे में नहीं है। नहीं, वो जो लगा हुआ पैसा डाला है वो खतरे में, वो भी खतरे में नहीं है। जो डाला हुआ है वो भी खतरे में नहीं है। 31 मार्च तक जो पैसा आ रहा है वो भी खतरे में नहीं है। नए पैसे पर ही ये बस नए पैसे पर ही नए नियम लागू होंगे। और एक और बात, डेट फंड के साथ साथ गोल्ड फंड, फॉरेन फंड्स, फंड ऑफ फंड,
ये सब सारे भी आ जो गए। भी हैं इन पर भी ये नियम लागू होंगे। तो ऐसा अब इस पे असर गोल्ड फंड से पड़ेगा। फिर आप गोल्ड फंड में पैसा लगाएंगे क्यों? फिजिकल या फिर गोल्ड बॉन्ड्स, सॉवरेन बॉन्ड्स सबसे बेस्ट है, जहाँ पर आपको ब्याज भी मिल जाता है। अनिल जी आपकी बात सही है, क्योंकि इंटरनेशनल में तो गवर्नमेंट, इंटरनेशनल में तो एएमसी क्या करेगी, 35% डोमेस्टिक इक्विटी लेकर उसको एफेक्ट कर देगी। लेकिन गोल्ड पे अभी कोई रीजन नहीं है कि आप गोल्ड ईटीएफ में पैसा क्यों डालेंगे, कोई रीजन नहीं है। हाँ, गोल्ड म्यूचुअल फंड की अब लगभग स्थिति विकट हो जाएगी। Until unless AMC reach out to the Ministry of Finance and bring some amendment, वो पॉसिबिलिटी कितनी मुझे पता नहीं। हाँ, ये तो अब आज सुबह उठे तभी पता चला ना, कल तक तो नहीं था। और ये सब किरा कर रहा है इंश्योरेंस कंपनी का, एमएलडी वालों का, बैंक वालों का। चलिए बढ़िया है। कभी म्यूचुअल फंड वाले इंश्योरेंस कंपनियों के पीछे भागते हैं, कभी इंश्योरेंस कंपनियां पीछे। हमारी म्यूचुअल फंड वालों की बिल्कुल हिम्मत नहीं है। दैट इंडस्ट्री इज मच बिगर देन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। हाँ, ये बात सही है। लेकिन कई बार वो कहते थे इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स में अलग तरह की टैक्स एफिशिएंसी जो म्यूचुअल फंड में नहीं है। हर इंडस्ट्री के अपने अपने नियम कायदे हैं। हर एक इंडस्ट्री, कुछ नियमों से किसी इंडस्ट्री को फायदा, किसी को नुकसान होता है। लेकिन हाँ, एक चीज जो साफ दिख रही है वो ये कि सरकार इक्विटी और फिक्स इनकम दोनों तरह की एसेट क्लास जो है उन पर टैक्स में समानता लानी चाहती है, कि हर एक तरह के प्रोडक्ट में टैक्स की समानता हो। ऐसा ना हो कि एक प्रोडक्ट किसी दूसरे प्रोडक्ट से टैक्स के मामले में कम या ज्यादा हो, ताकि सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। ये उद्देश्य समझा जा सकता है। और इस समझाने में अगर कोई भी इंडस्ट्री, फॉर एग्जांपल विजय जी कह रहे हैं कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री का क्या करा है, अगर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पे विजय जी है कि गए, एक मिनट जरा। हाँ विजय जी, एक आइडिया देता हूँ। हाँ, अगर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री भी कोई ऐसी 3-4 चीजें निकाल कर जाएगी इंश्योरेंस इंडस्ट्री के बारे में, तो जिसमें उनका टैक्स बचा, देखो टैक्स कहां से ज्यादा ले सकते हैं, इस तरह का आइडिया कोई भी इंडस्ट्री दे, वित्त मंत्री जी मान लेंगे। नहीं, वो इतना आसान नहीं। देखिए इतना आसान नहीं है वो चीज। आपको बताऊं, जैसे एनपीएस है, अभी एनपीएस के अंदर तो टैक्स बेनिफिट भी सरकार दे रही है, और तो प्रोडक्ट भी टैक्स एफिशिएंट, उसमें तो बहुत टैक्स का नुकसान सरकार का हो रहा है। अभी एटीसी बेनिफिट चला गया तो अलग बात है, लेकिन वहां तो सरकार उसको इनकरेज कर रही थी, वो भी मार्केट लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट था ना। तो बात वो नहीं है। देखिए इंश्योरेंस इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और जो गवर्नमेंट का डेट आता है, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इश्यूज होती है, उसका काफी सब्सटेंशियल हिस्सा इंश्योरेंस कंपनी खरीदती है। तो इंश्योरेंस कंपनी को पॉलिसी मेकर के साथ एक लीवरेज होता ही है, जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने अनफॉर्चुनेटली नहीं किया। टोटल इन्वेस्टमेंट इन द गिल्ड फंड बाय द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इज नॉट इवन 20,000 करोड़। और जो जहां की 25 साल के ऊपर का ट्रैक रिकॉर्ड है गिल्ड फंड का, कि जहां 9% कंपाउंड किया रिटेल इन्वेस्टर का गिल्ड फंड ने, उसके बाद भी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री उस प्रोडक्ट को रिटेल इन्वेस्टर के पास नहीं ले पाई। डेट प्रोडक्ट को म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री रिटेल इन्वेस्टर के पास नहीं ले जा पाई। डेट म्यूचुअल फंड इंडिया के अंदर कॉर्पोरेट का, फैमिली ऑफिस का, अल्ट्रा एचएनआई का प्रोडक्ट रहा है, और यही रीजन है कि इसके ऊपर टैक्स का ये चैलेंज आ रहा है। यह है आपके लिए पूरा का पूरा विश्लेषण। धन्यवाद विजय जी, पूरा विश्लेषण देने के लिए, सुबह सुबह हमारे साथ जुड़ने के लिए। और दोपहर में 12 बजे हम आपके लिए एक विशेष शो लेकर आ रहे हैं, डेट फंड पर डंडा। बाजार के जाने माने एक्सपर्ट, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के दिग्गज हमारे साथ कार्यक्रम में होंगे शामिल। उनसे करेंगे हम इन नए बदलावों पर पूरी की पूरी चर्चा 12 बजे। और ये शो मैं खुद आपके साथ करने वाला हूं, तो जुड़िएगा जरूर, ताकि आपको डेट फंड से रिलेटेड जो भी आपके सवाल और भी अगर कोई बचे हैं, तो इंडस्ट्री के दिग्गज और जाने माने एडवाइजर्स आपके साथ, 3 से 4 मेहमान मेरे साथ खास जुड़ने वाले हैं, जिनसे मैं करूँगा चर्चा। क्लैरिटी आ जाएगी सर। ठीक है, डेट फंड पर डंडा। अच्छा सर, वेल्थ क्रिएशन पे आइए। और आज की वेल्थ क्रिएशन पिक ऐसी है जिसके नाम के बाद किसी को कोई शक, शुबा, सवाल की गुंजाइश ही नहीं रहती। एचडीएफसी बैंक। अरे अब आप कहेंगे कि ये तो इतने सालों से, इतने दशकों से वेल्थ बनाते आया है, नॉन स्टॉक है, अब क्या, अब इसमें नया क्या? तो इसमें बहुत कुछ नया है। राइट। अब भी यहाँ पर बड़ी वेल्थ बनने के मौके बनेंगे, और शायद जितना लोग सोचते हैं उससे जल्दी बनेंगे। उसकी एक बड़ी वजह दीप है कि अब एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक दोनों का जो मर्जर होने जा रहा है, मर्जर होने के बाद ये एक ऐसी संस्था बनेगी जो मार्केट कैप के लिहाज से टॉप 3 में तो हो ही जाएगी आराम से, और उसके अलावा दुनिया के टॉप 10 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में आने की इसकी संभावना बन जाएगी। इसके चलते MSCI इंडेक्स में इसके शामिल होने की संभावनाएं बनेगी, जो अभी नहीं है, क्योंकि एक
इनकी जो विदेशी निवेशकों की शेयर होल्डिंग 75% पर रहती है, उसमें जगह आपके लिए बनेगी। और उस लिहाज से MSCI इंडेक्स में शामिल होने के बाद आराम से $3-4 बिलियन के आसपास की खरीदारी आने की संभावना उस स्टॉक में बनेगी। तो बड़ी खरीदारी आएगी और ये FIs का पसंदीदा शेयर था, है और आगे भी रहेगा। मर्जर को लेकर जो कुछ भी अनिश्चितताएं तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन जो कुछ भी प्रोसेस और फॉर्मेलिटी थी वो पूरी की पूरी हो चुकी है। लगभग एक करके आपको सारी अप्रूवल्स मिल रही है। अब बहुत जल्दी आप HDFC और HDFC बैंक दोनों को एक एंटिटी के तौर पर देखेंगे। इसके अलावा बढ़ती हुई ब्याज दरें आमतौर पर बड़े बैंक्स के लिए अच्छी होती है, क्योंकि बढ़ती हुई ब्याज दरों के वक्त लोग बैंक डिपॉजिट्स करना कम पसंद करते हैं। लोग ज़्यादा ये पसंद करते हैं कि अपने पैसे को डेट फंड में लगाएं, कोई फिक्स इनकम वाली मैच्योरिटी में लगाएं। लेकिन बड़े बैंक्स का असर बढ़ती हुई ब्याज दरों में सबसे कम होता है और डिपॉजिट लेने के लिहाज से इनकी डिपॉजिट आती रहती है, और दूसरा लोन देने के लिहाज से भी इनको बड़ा फायदा होता है। तो सबसे बड़ा फायदा बढ़ती हुई ब्याज दरों का इन बैंक्स को मिलता है। एसेट क्वालिटी को लेकर अगर आप देखेंगे तो एसेट क्वालिटी को लेकर अनिश्चितताएं सारी खत्म हो चुकी। एसेट क्वालिटी को लेकर कभी कोई अनिश्चितता थी नहीं। वन ऑफ द बेस्ट बैंक है उस लिहाज से। इस स्टॉक में अब भी 5 साल में दुगुना होने का दम है, मिनिमम इससे ज्यादा ही होगा, लेकिन अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड हर 4.5 साल में HDFC बैंक दुगुना हो जाता है भाव के हिसाब से। और जिस तरह की इंडस्ट्री जो इकोनॉमी की ग्रोथ है, और इकोनॉमी की ग्रोथ का प्रॉक्सी है, अगर आपको लगता है कि इंडिया की इकोनॉमी $5 ट्रिलियन हो जाएगी तो फिर HDFC बैंक भी यहाँ से दुगुना तो आराम से होना है। तो 4-4.5 साल में दुगुना होने की ताकत रखता है। मैंने राउंड आउटर साइड पे 5 साल का रखा है। इसके अलावा इनके पास जो सब्सिडीज हैं या दूसरी जो ग्रुप कंपनी है जिनमें HDFC बैंक की होल्डिंग है, वहां पर भी परफॉर्मेंस बहुत शानदार आती दिख रही है। तो कंसोलिडेटेड बेसिस पर उनकी परफॉर्मेंस का भी फायदा HDFC बैंक को मिलेगा। और अच्छी बात है कि हाल ही के करेक्शन के बाद वैल्यूएशंस काफी रीजनेबल है। इनके जो हाईएस्ट पीक वैल्यूएशन चलते थे, ऐतिहासिक वैल्यूएशन जो है, उनसे 20 से 30% सस्ता HDFC बैंक आपको मिल रहा है। सो आई थिंक वैल्यूएशंस के लिहाज से भी काफी रीजनेबल है, और उस लिहाज से हमें लगता है कि यहाँ पर खरीदारी करने का मौका बनता है। 1480, 1525 ये आपके लिए बढ़िया एंट्री पॉइंट हो सकता है। जब भी इस रेंज में आपको मिले वहां पर आप खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। और ऊपर के टारगेट आपके लिए 1850, 2200 और 2500, ये 3 टारगेट रखें। दुगुना तो करना ही है, या तो इसमें दूसरा बेहतर तरीका दीप ये है कि टारगेट ही ना रखें। टारगेट नहीं रखें? अच्छा, टारगेट रखें टाइम का समझ के, प्राइस का नहीं। कि मैं 5 साल की FD है मेरी। आप जैसे बैंक में FD कराते हैं ना, ये 5 साल की मेरी FD वाला स्टॉक है। समझ गया। 5 साल बाद देखूंगा, बीच में ऐसा ठीक है कभी कभार देख लेगा, अलग बात है, लेकिन इसको टाइम दे तो बढ़िया और बड़े स्टॉक भी आपकी वेल्थ बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसलिए आज हमने एक बहुत बढ़िया क्वालिटी का बैंक आपके लिए चुना है। गॉट इट सर। चलिए, HDFC बैंक को इंट्रोडक्शन नहीं चाहिए स्टॉक को, वेल्थ क्रिएशन में ये काउंटर आपके अच्छा सहारा दे सकता है। तो इस पूरे हफ्ते 5 दमदार वेल्थ क्रिएशन पिक्स मिली हैं आपको अनिल जी की तरफ से। आज के लिए है HDFC बैंक। अच्छा सर, आज एक्सक्लूसिव रिसर्च तो हमने करी नहीं, आज इसलिए कि 11 बजे हम पूरी तगड़ी वाली रिसर्च लेकर आ रहे हैं। आओ वेल्थ बनाए हमारा एक जो शो है, उसमें रिसर्च की भी भरमार होगी और आपके लिए एक्शनेबल पॉइंट्स भी होंगे। अगर आप वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हैं तो आपको पैसा किन स्टॉक्स में लगाना है, सोने चांदी में, रियल एस्टेट में लगाना है, अगर म्यूचुअल फंड्स में लगाना चाहते हैं तो कौन से फंड्स, हम फंड्स के नाम के साथ आपको बताएंगे, इन फंड्स में आपको पैसा लगाना चाहिए। आज हमने 4 म्यूचुअल फंड्स चुने इक्विटी से, 2 म्यूचुअल फंड चुने हैं दीप हाइब्रिड, और 3 म्यूचुअल फंड चुने हमने डेट फंड से। तो आज पूरे ये सारे म्यूचुअल फंड के नाम के साथ हम आपको बताने वाले हैं कौन से फंड से जहां पर आपको पैसा लगाना चाहिए। तो आपको सब कुछ मौका आज मिलेगा वहां पर जानने समझने का। चलिए, और उसके अलावा जो रिसर्च की आपकी जो भूख है, जो मतलब इच्छा है, वो आपकी पूरी सेटिस्फाइड होगी। एक बहुत इंटरेस्टिंग रिसर्च आज के सिनेरियो की हमने रखी है, बिल्कुल वो आपके सामने आएगी। कुछ ज्यादा ही बड़ी वाली रिसर्च है वो। तो चलिए, वो भी आने वाली है आपके लिए, तो फिक्र नहीं कीजिए, सब कुछ तैयार है, बस 11 बजे का करना है आपको इंतजार। आइए करते हैं शुरुआत 10 की कमाई की। Target will be 148.50 and second target is 171. So 171 तक के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। यानी कि अनिल जी, मैं ऊपर देख रहा हूँ कि लगभग निफ्टी में 17,200-250 तक की रेंज फिर से आपको देखने मिल सकती है, बिकॉज 17,000 लेवल्स इंपॉर्टेंट है। जी, वो टेस्ट होना था, वो टेस्ट हो चुका आज, एंड आई थिंक अगर वो होल्ड आउट कर जाते हैं आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए, तो हमें एक अच्छा खासा बाउंस बैक
फिर से निफ्टी में आते हुए देखने मिलेगा। फेलिंग टू डू सो अनिल जी एक डाउन ट्रेंड रिज्यूम हो सकता है। तो ये है आपके लिए खरीदने की राय। 17,100 का कॉल ऑप्शन 103 में खरीदिए, 62 का स्टॉप लॉस, 148 और 171। वो पैसे वैसे छोड़ दीजिए, वो 50 पैसे तो सुमित जी वाले रेंज के होंगे ना, 50 रुपए से कम के शेयर उसमें लगाना ठीक है। 108 103 के आसपास लीजिए, 148 ठीक है ना? हाँ हाँ 103 ठीक है, चलेगा। जय राउंड फिगर में राउंड फिगर कर दिए। चलेगा अनिल जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है राय आपके लिए आती हुई निफ्टी पर। थोड़ी रिकवरी के मूड में, लेकिन एक और स्टॉक डीप जो मेरे रडार पे आया है कमजोरी की तरफ, वो है बंधन बैंक। दिन के लो पॉइंट पर बंधन बैंक ट्रेड कर रहा है 208 रुपए के आसपास। और मैं कब से वही रिसर्च और स्क्रॉल करने की कोशिश कर रहा था। बंधन बैंक के गिरने की वजह भी म्यूचुअल फंड है। अच्छा, आईडीएफसी म्यूचुअल फंड खरीदा था, और आईडीएफसी म्यूचुअल फंड के लिए जो इन्होंने प्रीमियम दिया, और आईडीएफसी म्यूचुअल फंड से जो एसेट्स मिली वो ज्यादातर आपकी वो वाली है, डेट वाली है। आईडीएफसी डेट में तो बड़ा था, आईडीएफसी डेट में बड़ा था। तो आईडीएफसी म्यूचुअल फंड जो इन्होंने खरीदा वो डेट एसेट्स को देकर खरीदा है। और उनके लिए जो अब आज की तारीख में अगर कोई भी नया म्यूचुअल फंड अगर बिकता है तो डेट एसेट्स पे आपको वो वैल्यूएशन तो मिलेंगे नहीं जो पहले मिल रहे थे। तो आई थिंक बंधन बैंक के लिए कंगाली में आटा गिला वाला मामला है। वैसे समस्याओं से जूझे थे, और इन्होंने थोड़ा दिन रुक के अगर किए होते तो ज्यादा अच्छे वैल्यूएशन पे मिलते थे। तो ये बंधन बैंक भी इस वजह से आज कमजोर, सारे प्राइवेट बैंक में जो ज्यादा कमजोरी बंधन बैंक में दिख रही है उसकी वजह भी यही है कि बंधन बैंक में नुकसान इस वजह से होता दिख रहा है। एक बार जरा सचिन जी से इसके चार्ट पर राय ली जाए। सचिन जी बताएं सर। बंधन बैंक का स्ट्रक्चर तो अभी भी काफी वीक ही है। इनफैक्ट कहीं पर भी रिस्पाइट के संकेत तो आ ही नहीं रहे। इनफैक्ट 3 दिन की जो एक पुल बैक मिला था, वापस मुझे लग रहा है यहाँ पर बिकवाली हावी होनी चाहिए। बिकॉज 200 के आसपास जिस तरीके से बिल्टअप है, मुझे लग रहा है ये पर्टिकुलर बिल्टअप भी अभी चैलेंज होगा। एंड मेजर जो एक सपोर्ट है लगभग अराउंड 150-155 के आसपास, मुझे लग रहा है वहां तक भी ये मूव ग्रेजुअली एक्सटेंड होगी। सो क्लियरली एक लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस है। जो ब्रेकडाउन हुआ था 230 के लेवल के आसपास का, उस पर्टिकुलर ब्रेकडाउन का पैटर्न का टारगेट भी ऑलमोस्ट उसी रेंज में है। तो अभी भी यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह बिल्कुल भी नहीं होगी। ऑन द कॉन्ट्रेरी 200 अगर लेवल टूट जाता है तो वहां पर अग्रेसिव शॉर्ट्स बिल्ड करने की सलाह होगी। बंधन बैंक भी कमजोरी की तरफ ही चार्ट्स में आपको इशारा करता हुआ दिख रहा है। लेट्स सी क्या कुछ होता है। आइए, बाजार के जाने माने दिग्गज और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ बग्गा साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल। सर बहुत बहुत स्वागत है। कल जो जेनेट एलन जी ने जो बयान दिए और परसों जो बयान दिए, दोनों में क्या डिफरेंस है वो जरा समझा दें। जी, परसों उनके राज्यसभा के सामने बयान था, कल लोकसभा के सामने। ये सबसे पहला डिफरेंस है। नाइस जी जी सर, बिल्कुल विपरीत हो गए। हाँ। परसों कहा कि देखिए हम ब्रॉडन नहीं करेंगे डिपॉजिट इंश्योरेंस, इसको एक्सपैंड नहीं करेंगे, कांग्रेस के पास आएंगे अगर करना हुआ तो उनको एक तरह से एश्योरेंस देके आए और मार्केट को गिरा दिया वेडनेसडे को। थर्सडे को अपनी गलती सुधारने की कोशिश में उन्होंने कहा देखिए पहले भी हमने बैंक्स बचाए, हमारे पास पूरे टूल्स हैं, उसके लिए हम सक्षम हैं, और अगर जरूरत पड़ी तो हम बैंक्स के डिपॉजिटर्स को पूर्णतया हम उनको सेफ्टी प्रदान करेंगे। बट इससे मार्केट पे इतना इंपैक्ट नहीं आया जितना कि नेगेटिविटी का इंपैक्ट परसों आया। कल भी 1.7% बैंकिंग इंडेक्स अमेरिका का डाउन था और काफी लोग हिल गए। इसके सामने अनिल जी एक डेटा पॉइंट रखना चाहूंगा। आज टाइम कम है, आपके बहुत सारे वेल्थ के सेगमेंट्स चल रहे हैं, बट एक जल्दी से एक डेटा पॉइंट दूंगा। पिछले 2 हफ्ते अगर आप कंपैरिजन करें, जो अमेरिकन आरबीआई है फेड, उसकी 2 विंडोज हैं जहां से वो बैंक्स को लेंड करता है, लिक्विडिटी प्रदान करता है। तो डिस्काउंट विंडो 152 बिलियन डॉलर से 110 बिलियन नीचे आ गई, तो लगभग 42 बिलियन डॉलर कम हुई, जहां वो नॉर्मली प्रदान करते हैं। एक हफ्ता पहले रिकॉर्ड ब्रेकिंग स्तर 152 पे आ गया था, और यही हम देख रहे 2008 में रिकॉर्ड था 111 का। नॉर्मली वो 4 से 5 बिलियन डॉलर वहां पे लैंड होते हैं, और एकदम से 152 बिलियन बैंक्स ने उठाया तो लोगों ने बोला बहुत लिक्विडिटी इशू है, वो 110 पे आ गया। और जो इनकी इमरजेंसी लैंडिंग है BTFP, तो
इमरजेंसी लेंडिंग के तहत जहां 12 बिलियन पे थे वो 54 बिलियन पे आ गया। तो सिर्फ ये पैसा डिस्काउंट विंडोज के जरिए उठाने की जगह इमरजेंसी विंडो से उठाया, क्योंकि इमरजेंसी विंडो में अगर 100 रुपए का बॉन्ड है तो 100 रुपए का लोन मिल रहा है, और डिस्काउंट विंडो में 100 रुपए के बॉन्ड पे 90 रुपए का लोन या 80 जो भी उसका MTM चल रहा है उस पे मिल रहा है। तो बट ओवरऑल नहीं बढ़ा है। दूसरी बात या तीसरी बात कह लूं, 179 बिलियन डॉलर्स का जो ब्रिज बैंक है, मतलब सिलिकॉन वैली और सिग्नेचर का, वो 179 पे आ गया है, तो वो थोड़ा बड़ा है। तो कितना अभी आप सोच सकते हैं लिक्विडिटी है, लगभग 325 बिलियन का बोरोइंग है। मैं ये नहीं समझता कि ये बढ़ रहा है। तो ये एक डेटा पॉइंट है जो अभी तक मिस्ड है। मेरे ख्याल से मार्केट इसको देखेगा फिर से कि शायद एक ठहराव आया है यूएस बैंकिंग में, कहना मुश्किल है, अगले हफ्ते देखते हैं। और आखिरी बात ये कि फ्राइडे को नॉर्मली वो रिसीवरशिप में लेते हैं बैंक को, तो आज 1 या 2 बैंक्स की अनाउंसमेंट आ सकती है। नाम मैं नहीं लूंगा, हमें सू कर देंगे चैनल को और मुझे भी आपको पता है, बट 1 या 2 आज आ सकते हैं या इस वीकेंड को आ सकते हैं। ये मेरा अगला सवाल यही था सर आपसे पूछने वाला कि शुक्रवार आते अब समझ ही नहीं आता आजकल की खुशी मनाए या गम। मतलब एक तरफ से लगता है शुक्रवार आ गया 2 दिन आराम मिलेगा, एक दूसरी तरफ ये लगता है शुक्रवार को कौन उड़ेगा। तो अब देखते हैं सोमवार तक क्या कुछ होता है। कुछ और चीजें जिस पर भी हमें भगत साहब से राय लेनी है उस पर भी हम करेंगे बात। उससे पहले आइए जल्दी से एक बार आपको दिखा दें आज की वेल्थ क्रिएशन पिक राहुल अरोड़ा साहब की तरफ से। मेरा वेल्थ क्रिएशन पिक है वेस्टलाइफ फूडवर्ल्ड। आई थिंक अगले 3-4 साल में ये कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड करीबन 35 से 40% के बीच में जा सकता है। दूसरा, डिलीवरी बहुत ही एक इंपॉर्टेंट लीवर है जो इस कंपनी ने टैप किया है। उनका करीबन 1/3 बिजनेस अब डिलीवरी से आता है। आई थिंक रिटर्न ऑन इक्विटी एक्सपेंशन, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एक्सपेंशन, कैश फ्लो की स्टोरी, रैशनल स्टोर एक्सपेंशन, आई थिंक ऑल ऑफ दीज थिंग्स कंबाइंड एक बहुत बेहतरीन स्टोरी आपको करीबन 17-18 टाइम्स 1 ईयर फॉरवर्ड EV टू EBITDA में मिल रही है। और मुझे लगता है कि अगर कोई इन्वेस्टर आज इसमें निवेश करता है तो उसको कम से कम 30 से 40% के रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो वेस्ट लाइफ यानी कि मैकडॉनल्ड्स ये फ्रेंचाइजी चलाने वाली कंपनी, ये पसंद है। यहाँ से 30 से 40% तक की कमाई हो सकती है। राहुल अरोड़ा साहब को पसंद है वेस्ट लाइफ। आइए SPL मिड कैप स्टॉक्स के 2 खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। जय ठक्कर जुड़ चुके हैं, अमरीश सल्वी जुड़ने की तैयारी में। स्वागत किया जाए दोनों का। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अमरीश सर बताएं सर आपकी आज की लॉन्ग टर्म पिक। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीप। लॉन्ग टर्म पिक है सोना BLW प्रेसिशन। ये एक फोर्जिंग कंपनी है जिसका लीडिंग ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजीज प्ले है, जो डिजाइन करती है और डेवलप करती है हाईली इंजीनियर्ड मिशन क्रिटिकल नेक्स्ट जनरेशन ऑटोमोटिव सिस्टम्स। OEM कस्टमर्स हैं अक्रॉस इंडिया, यूरोप, US और चाइना में, बोथ इलेक्ट्रिफाइड एंड नॉन इलेक्ट्रिफाइड। और कंपनी करीब 45% आती है EV से, 20% आता है हाइब्रिड से। तो ये फ्यूचर रेडी कंपनी है। ऑर्डर बुक पोजीशन करीब 20,000 करोड़ का है और उसमें EV करीब 14,000 करोड़ का है। FY25 का जो एक्सपेक्टेड EPS है करीब 16 का है, तो टारगेट बनता है 560 का। 560 के टारगेट के लिए सोना BLW प्रिसीजन या सोना कॉमस्टार, जिस भी नाम से आप इसे पहचानते हैं, यहां खरीदारी करने की राय है। जय बताइए आपकी लॉन्ग टर्म पिक। अनिल जी परफेक्ट समय पर अनिल जी ये SPL कर रहे हैं। मैं और अमरीश सर वेल्थ क्रिएशन डे भी और लॉन्ग टर्म पिक दे रहे हैं अनिल जी। सो बढ़िया मौका मिला है अनिल जी। और उसमें मुझे जो पसंद है लॉन्ग टर्म कैटेगरी में वो है गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स। लगभग 2400 रुपये के आसपास अनिल जी ट्रेड कर रहा है अभी, एंड स्टॉप लॉस इसमें रहेगा 2000 का। सो लगभग 400 पॉइंट की एक डाउन साइड रिस्क है, बट अपसाइड पोटेंशियल जो अनिल जी मैं इसका बता रहा हूँ आपको, 2 टारगेट्स देना चाहूँगा अनिल जी। पहला तो रहेगा
3100 का, 3100 का फर्स्ट टारगेट रहेगा एंड सेकेंड टारगेट कम्स टू ऑलमोस्ट 3300. सो 3100, 3300 ये दो टारगेट्स के लिए आप खरीदें गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स. इसमें आपको अच्छी खासी अपसाइड देखने मिल सकती है 700 से 900 पॉइंट की. सो अगर आप देखें तो रिस्क और अच्छा खासा बन जाता है 1:2 का लॉन्ग टर्म में. एंड अनिल जी, जो हिसाब से इसमें करेक्शन हुआ है, टेक्निकली मैं इसे कहूँगा एक चैनलाइज्ड फॉल रहा है एंड लोअर एंड ऑफ द चैनल पर है. ये स्टॉक ने 50% रिट्रेसमेंट प्रीवियस मूव का कर चुका है और मुझे ऐसा लग रहा है कि क्वार्टरली ईयरली डिग्री फोर्थ वेव इसकी कंप्लीट हो चुकी है, तो ऑन अ लार्जर डिग्री एक अच्छा खासा अपसाइड आपको देखने मिल सकता है. ओके, तो ये है गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स जहां पर लॉन्ग टर्म के लिहाज से खरीदारी करने की राय जय ठक्कर की तरफ से. आइए बढ़ते हैं. मंथली एक्सपायरी का हफ्ता हो चुका है शुरू और आपके लिए वक्त है आशु मदान साहब से मुलाकात करने का. एक्सपायरी के अलर्ट्स. आशु जी, स्वागत है आपका. गुड मॉर्निंग. और सबसे पहले शुरुआत उन्हीं अलर्ट्स के साथ करते हैं जहां पर ज्यादा लोगों के पैसे लगते हैं लॉन्ग पोजीशन पर. बताएं कौन से स्टॉक्स हैं जहां तेजी की तरफ पोजीशन फंसी हुई है और जो अब से लेकर एक्सपायरी तक थोड़ा मामला गड़बड़ कर सकते हैं, नीचे जा सकते हैं. अनिल जी थैंक यू. गुड मॉर्निंग. अनिल जी, एक तो परपेचुअल कैंडिडेट है, वो तो मुझे ऐसे लग रहा है अनिल जी कई महीनों से उसको लगता है कि मतलब एक्सपायरी आती क्यों है मंथली. तो अनिल जी पहला कैंडिडेट तो फॉर श्योर टाटा पावर है. टाटा पावर तो अनिल जी मतलब अब तो ऐसा लग रहा है मुझे कि वो जो ऊपर वालों को तो छोड़ दो, जो बीच बीच में 210 होता है, 5 होता है, लिथियम थीम भी आ गया, ईवी थीम भी आ गया, पावर थीम भी आ गया, सारे थीम्स निकल गए, मार्केट के थीम निकल गए और नए लोग आ जाते हैं कि नहीं नहीं ये पुराने वाले तो समझदार नहीं थे जिन्होंने ऊपर लिया. अब टाइम आ गया, मतलब टाइम करेक्शन भी हो गई है, प्राइस करेक्शन भी हो गई है. वो 205-10 वाले को भी एग्जिट नहीं मिलता अनिल जी इसमें. और अब तो 200 के नीचे जिस तरह से खड़ा हो गया तो अनिल जी मतलब अनिल जी देखिए अच्छे स्टॉक में ना ये ध्यान बहुत जरूर रखना होता है. आप सारे जो वेल्थ क्रिएशन आइडियाज कर रहे हैं, ऐसे ही स्टॉक्स में जो अच्छे वाले में मतलब कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ऐसा नीजक रिएक्शन आता है कि वो जो होता है ना इतने टाइम की पेशेंस का बांध टूट जाता है. तो मुझे उस चीज से बस ये होता है नहीं जी, तेजी मंदी की बात नहीं है. इन स्टॉक्स में अपने को ध्यान रखना है कि मेरे पास होना नहीं चाहिए एज ए ट्रेडिंग पोजीशन. शायद इसमें पैसे बन जाएं लेकिन वो शायद के चांसेस बहुत कम है और अगर चले गए तो बहुत ज्यादा जाते हैं, जो कि पिछले कई महीनों से ये कैंडिडेट है. एक दूसरा कैंडिडेट है अनिल जी जो मैंने इस बार पहले ही आपको मतलब इस हफ्ते में पहले ही कर दिया था और वो CLSA की रिपोर्ट आने के बाद एक बाउंस बैक भी आया. वैसे तो CLSA की रिपोर्ट्स में इतना रिएक्शन आता नहीं और मुझे समझ नहीं आया क्यों आया. वो था रिलायंस. अनिल जी 2250 पे आइडेंटिफाई किया था, 2200 का सेलर बना और CLSA की रिपोर्ट में 2290 हो गया था परसों और आज अनिल जी देख लीजिए वापस. तो ये सेकंड कैंडिडेट अनिल जी रिलायंस, और रिलायंस बहुत महीनों बाद, मैंने कहा महीने नहीं शायद 1-1.5 साल बाद ये उस मेरी लिस्ट में आया है कि जो एक्सपायरी अलर्ट या एक्सपायरी एक्सीडेंटल कैंडिडेट है, हाईली ओवरबॉट कैंडिडेट है. अनिल जी और एक दो इंटरेस्टिंग आइडियाज हैं. एक तो अनिल जी जो एक नया स्टॉक आया है जो मुझे पसंद भी है, तो मतलब ये नहीं कि पसंद है तो नीचे नहीं जा सकता. अगेन लेवल पे जो बार बार बात करते थे अनिल जी SBI की. SBI हर बार अनिल जी अदानी फियास्को, मार्केट फियास्को, ओवरऑल डिप्स में 510, 15, 20 से वापस हमेशा घूमता था. इस बार अनिल जी क्लोजर टू एक्सपायरी जो 521-22 का तोड़ा है ये जो लेवल, तो अनिल जी SBI भी एक्सपायरी एक्सीडेंटल कैंडिडेट बन गया और ये बड़ा सबड्यूड लग रहा है. चौथा कैंडिडेट अनिल जी वेदांता. और अनिल जी दो यूजुअल कैंडिडेट्स हो रहे हैं IEX और L&T हाउसिंग, L&T फाइनेंस. सो अनिल जी ये तो IEX L&T फाइनेंस तो आपको पता ही है, बीच में हर महीने पता नहीं क्यों बीच में से एक्सपर्ट आता है, कोई कॉर्पोरेट न्यूज आ जाती है, लेकिन इनमें आनी जानी कुछ नहीं है और मतलब वो फंस जाते हैं. बट ये तो 4 कैंडिडेट है अनिल जी, रिलायंस, वेदांता, स्टेट बैंक और टाटा पावर, ये बड़े स्टॉक्स के अंदर हैं. तो और अनिल जी मार्केट में भी मुझे अगर ये ऐसे कैंडिडेट्स इस बार एक्सपायरी अलर्ट में हैं और बाकी भी अगर मैं लार्ज कैप्स को देखूं, एक L&T वगैरह को छोड़ के किसी में कोई मीनिंगफुल रिकवरी या कुछ नहीं है. एक आधी कोई स्टॉक होगा, कोई मारुति या अनिल जी मतलब इररेलेवेंट सा होगा जिसमें पार्टिसिपेशन बहुत कम होगी. मुझे नहीं लगता कि अगले 4 दिन में मार्केट क्यों ऊपर जाएगी. मतलब डाउ के चलते या ग्लोबल मार्केट के चलते अगर कोई गैप अप भी हो जाए तो मुझे लगता है अनिल जी अगर ये स्टॉक्स नहीं चलने तो वो क्यों जाएगी. तो ये 4 दिन अनिल जी निकालने थोड़े से भारी पड़ सकते हैं, या मतलब जो बुल्स हैं वो विश एंड प्रे कर सकते हैं कि यार कोई खराब न्यूज ना आए. तो अनिल जी ये एक्सपायरी अलर्ट है और इनसे बच के रहना चाहिए. सारे टाटा पावर, रिलायंस, SBI, वेदांता, IEX ये है वो स्टॉक्स जो एक्सपायरी अलर्ट के तौर पर. लॉन्ग साइड पर कोई भी ऐसा, शॉर्ट साइड पर कोई भी ऐसा स्टॉक नहीं है जो बड़ी शॉर्ट कवरिंग दिखा दे या जहां पर तेजी हो जाए, राइट सर? जी शॉर्ट साइड पे इस बार इंसिडेंटली एंड अनफॉर्चुनेटली कोई भी नहीं है.
ऐसा स्टॉक। अनिल जी आज मैं आफ्टरनून में अवेलेबल नहीं हूँ, तो एक स्प्रेड भी देना है मुझे, अगर आप कहें तो मैं अभी शेयर कर लूंगा। बस 2 मिनट दीजिए, क्योंकि मैं एक बार पहले 10 की कमाई का स्टॉक एक बार धर्मेश जी से लेना चाहता हूँ। उनको फ्लाइट भी पकड़नी है, उनको जल्दी निकलना है, अभी वो चेन्नई में है। धर्मेश जी बताएं सर, आपकी 10 की कमाई का शेयर। धन्यवाद अनिल जी। आज की 10 की कमाई का शेयर रहेगा पूनावाला फिनकॉर्प। इस गिरावट में जो उसमें कमजोरी देखनी चाहिए, इसका फायदा उठाना चाहिए। अगर आप देखें तो 280 के आसपास का टेक्निकली भी एक बेस बना रहा है। कंपनी बहुत अच्छी है, पिछले तिमाही का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा था और काफी स्पीड में ग्रोथ कर रहे हैं। प्रॉफिटेबिलिटी तो ऑलमोस्ट डबल हो रहा है, एनपी रेशियोज भी सुधर रहे हैं। मुझे लगता है कि 340 से 360 का टारगेट बनता है। अगर थोड़े सा मीडियम टर्म के लिए आप इसको होल्ड करें, 3 से 6 महीने की होल्डिंग पावर है। अगर अभी बाई कर रहे हो तो जून तक अगर आप इसमें बने रह सकते हैं तो उस हिसाब से काफी अच्छा बाई है। और स्टॉप लॉस के लिए 270 का स्टॉप लॉस लेके चलें। तो 270 की स्टॉप लॉस के 340 के टारगेट के लिए पूनावाला फिनकॉर्प। धन्यवाद अनिल जी। बिल्कुल 340-360 के लिए। और धन्यवाद तो हमें आपको देना है धर्मेश जी, इतने बिजी शेड्यूल में से भी आपने समय निकाला, भागम भागी भी है फिर भी आप शो कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, और हमारा साथ देने के लिए। आइए एक बिगुल आशु सर के लिए, स्विंग के सुल्तान आशु मदान दे रहे हैं आपको एक स्प्रेड की स्ट्रेटेजी। बताएं सर। अनिल जी इस एक्सपायरी का तो मंथली भी है, वीकली भी है, 17,000 का एक पुट लेना है और 16,850 का एक ही पुट बेचना है। सो अनिल जी प्लीज गौर फरमाइएगा, ये 1:1 स्प्रेड है, क्योंकि नीचे की अपसाइड कैप्ड है, डाउन साइड ओपन है। और जिस तरह से मैं बोल रहा हूं कि अगर बाजार पे प्रेशर है और अगर एक्सपायरी प्रेशर आ गया और ग्लोबल मार्केट की भी कोई सपोर्ट नहीं आई, कोई कवरिंग नहीं आई, तो अनिल जी मतलब एक नीजक रिएक्शन सीवियर भी आ सकता है हमारी मार्केट में, जस्ट आउट ऑफ प्योर टेक्निकल पोजीशन ऑफ एक्सपायरी। तो अनिल जी 17,000 की एक पुट लेनी है, 16,850 की एक पुट बेचनी है। ये 1:1 स्प्रेड है, इसकी कॉस्ट है 40 रुपए। इसका स्टॉप लॉस अनिल जी देखिए 40 रुपए तो है ही, लेकिन अगर उस 40 रुपए में भी अगर मुझे 20 रुपए बचाने हैं या 25 रुपए या 15 रुपए बचाने हैं, तो अनिल जी 17,130 17,150 ये ऐसा बैंड है, 17,130 150। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आ गई निफ्टी की तो हम इसको काट लेंगे। इसका मतलब जो एक वर्स्ट फियर था। सो अनिल जी एक इंश्योरेंस है, जरूर रखनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये 1:2 नहीं है अनिल जी, 1:1 स्प्रेड है। ये तो 17,000 का एक आपको खरीदना है पुट ऑप्शन और 16,850 का बेचना है एक, 40 रुपए में बनेगी आपके लिए मंथली एक्सपायरी वाली स्ट्रेटेजी पुट ऑप्शन के जरिए। आइए बढ़ते आगे, पोजिशनल पिक का वक्त है और अमरीश सर हमें बताएंगे सोना BLW के बाद अपनी पोजिशनल पिक। बताएं सर। अनिल जी पोजिशनल पिक है लेमन ट्री होटल्स। ये एक अपस्केल और मिड मार्केट होटल चेन है। करीब 8,500 रूम्स है अक्रॉस 88 होटल्स और नेक्स्ट 2 साल में करीब 2,800 रूम ऐड करने वाले हैं अक्रॉस 34 होटल्स। करीब 40% ऑफ द रूम्स आर इन एसेट लाइट मॉडल और एवरेज रूम रेट अभी लाइफ टाइम हाई चल रहा है। Q3 FY23 आई थिंक वाज द बेस्ट क्वार्टर फॉर देम टिल डेट। EBITDA करीब 51% हायर था, प्रॉफिट्स वेर अबाउट 3.5x और Q4 भी एक्सपेक्टेड है कि इससे भी बेटर होगा। कॉस्ट काफी ऑप्टिमाइज किया है, इसलिए वी आर सीइंग द मार्जिन्स आर आल्सो ग्रोइंग। और नेक्स्ट 2 साल में जैसे मैंने कहा था 30% कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं और उसमें एक लग्जरी होटल आ रहा है मुंबई एयरपोर्ट के पास। और अभी यदि एवरेज रूम रेट देखते हैं इनका तो 5,800 का है, पर मुंबई एयरपोर्ट होटल आने के बाद उसका जो ARR होगा करीब 12,000 का होगा फॉर दैट होटल। सो ओवरऑल जो ARR है वो काफी बढ़ेगा फ्रॉम करंट 5,800। तो एक्सपेक्टेड EPS फॉर FY25 मेरा करीब 4 रुपये के आसपास है और इससे मेरा टारगेट बनता है 96 का। ओके, तो ये है आपके लिए लेमन ट्री होटल्स में खरीदारी करने की राय 96 के टारगेट के लिए। जय बताएं गैलेक्सी के बाद आपकी पोजिशनल पिक। श्योर अनिल जी सुंदरम फाइनेंस ये चल रहा है 2297 अप्रॉक्सीमेटली। इसको खरीदने की मेरी सलाह है अनिल जी पोजिशनली। ये स्टॉक में अगर आप देखें अनिल जी तो बहुत ही एक बढ़िया एक रिकवरी आया है ये स्टॉक में। आई मीन लास्ट ईयर मिड ऑफ 22 से एक अच्छी रिकवरी आई है स्टॉक में। उसके बाद एक कंसोलिडेशन फेज में आया है ये स्टॉक और ये कंसोलिडेशन में प्रोसेस में अनिल जी इसने बहुत ही बढ़िया एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म किया है। एंड वीकली मंथली चार्ट्स पर अगर अनिल जी मैं देख रहा हूँ तो ये स्टॉक में डेफिनेटली एक अच्छा रिवर्सल आ चुका है, यानी कि एक अप ट्रेंड में है ये स्टॉक। अप ट्रेंड में आने के बाद एक इसने कंसोलिडेटिंग फेज में गया है
और उसका लास्ट लेग ऑफ कंसोलिडेशन मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं खत्म हो चुका है। ऑन द लोअर साइड एक अच्छा बेस बना है अनिल जी इसका अराउंड द लेवल्स ऑफ 2100। सो 2100 के क्लोजिंग बेसिस के स्टॉप लॉस के साथ सुंदरम फाइनेंस खरीदने की मेरी सलाह है। यहाँ पे जो टारगेट अनिल जी बनकर आ रहे हैं दैट इज 2800। ओके 2800 के टारगेट के लिए सुंदरम फाइनेंस यहां पर करनी है आपको खरीदारी। ये राय आपके लिए जय की तरफ से आती हुई दिख रही है। कुछ 10 की कमाई के शेयर भी हो जाए। आइए लेते हैं पालविया साहब से उनकी 10 की कमाई का स्टॉक। पालविया साहब बताएं सर। तो दीपांशु जी 10 की कमाई में जो स्टॉक अट्रैक्टिव लग रहा है वो फार्मा स्पेस से, उसमें अरविंदो फार्मा पे यहाँ पे बाय करने की सलाह है। स्टॉक में करेक्शन के बाद जिस तरीके से पिछले कुछ हफ्तों में एक रिकवरी का ट्रेड यहाँ पे बनते हुए दिखा, स्टॉक अब अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर भी सस्टेन करते हुए दिख रहा है। ये स्टॉक में हमें लगता है जो टारगेट आ सकते हैं पोजिशनल बेसिस पे करीब 530-535 तक की अपसाइड के टारगेट इसमें आते हुए दिख सकते हैं। करंट लेवल से बाय एंड एक्यूमुलेट किया जा सकता है। 470 के आसपास के स्टॉप लॉस रखे जा सकते हैं। ओके औरोबिंदो फार्मा, हाँ पालिया साहब आपकी नजरें इनायत कैसे हुई इस पर? अनिल जी काफी फार्मा स्टॉक्स पे हम यहाँ पे अभी फोकस कर रहे हैं। मिक्स बैग बिहेवियर है पूरे सेक्टर का, और ये अरविंदो फार्मा में देखें तो एक सस्टेन्ड मूव बना हुआ है पिछले 2-3 हफ्तों से। तो हमें लगता है इस तरीके के मार्केट में अगर स्टॉक होल्ड आउट कर रहा है तो यहाँ पे एक एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक रिकवरी का ट्रेड कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। परफेक्ट, बहुत ही बढ़िया। तो यह है औरोबिंदो फार्मा पर राजेश पालिया साहब की तरफ से राय आती हुई। आइए बग्गा साहब हमारे साथ हैं। बग्गा साहब ने चूंकि डरा दिया हमको ऑलरेडी कि इस वीकेंड पर मामला गड़बड़ हो सकता है, 2-1 बैंकों के नाम और आ सकते हैं। नाम बताने से इनकार किया, हम भी नहीं पूछेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बग्गा साहब सवाल मेरा दूसरा ये है कि अगर समझो जो सस्पेक्ट हैं कि भाई ये 1-2 बैंक आ सकते हैं, भगवान ने कहा आ गए वीकेंड पे, तो क्या मार्केट का भी रिएक्शन उतना ही खराब होगा या मार्केट उतने ज्यादा प्रभावित नहीं होंगे? इक्विटी मार्केट की मैं बात कर रहा हूं, उन पर क्या असर हो सकता है वो बताएं। क्योंकि जब झटकों का पता है, वो ऐसा होता है ना, वो भूकंप आता है पहले 8 के पैमाने पे आता है, फिर 6 पे आता है, तो पता है कि 2-3 और बाद में आएंगे। ये वैसे मामला होगा क्या? हाँ जी अनिल जी, क्योंकि 180 से 200 बैंक ऐसे हैं जिनका के सिलिकॉन वैली बैंक जैसा ही उनका पूरा बैलेंस शीट है, तो ये तो पता है कि सबको राहत चाहिए। अब मंडे ट्यूसडे को बहुत बात हो रही थी, जेमी डायमंड ये जेपी मॉर्गन के हेड भी हो रहे थे इन्वॉल्व। फिर बात निकल के आई कि शायद सरकारी एक बैकस्टॉप मिलेगा तब जाके इन बैंक्स को कुछ राहत मिलेगी। तो इसलिए मुझे लग रहा है उसके बाद 2 दिन से कोई न्यूज नहीं है, और नॉर्मली ये फ्राइडे दोपहर को शुरू करते हैं ताकि मार्केट पे इंपैक्ट ना आए और सैटरडे संडे मिल जाए मार्केट को इसको पचाने के लिए। तो ये ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है काफी हद तक अनिल जी के। और आज आशु जी ने तो जो बात की उसके बाद तो नस काट के चुपचाप बैठ जाने की बात है, बट मैं फिर भी कहूंगा कि ये इतना खराब नहीं होने वाला है। क्योंकि बहुत जो पेसिमिज्म बहुत बढ़ गया है स्पेशली यूएस बैंक्स को लेके, और इनके गवर्नमेंट को व्यवस्था आएगी डिपॉजिटर्स को बचाने की, ये फेल नहीं होने देना चाहते, तो शायद कुछ निकल के आए। एक मासूम सा सवाल आया है जो आपने कहा, उसमें बंसल जी की तरफ से। बंसल जी आपको एक सवाल पूछना चाहते हैं। बंसल जी कह रहे हैं जो आपने कहा कि जो आशु जी ने अभी कहा उसके बाद तो नस काट के बैठ जाना चाहिए, तो ये बंसल जी ये पूछना चाहते हैं नस किसकी काटनी है, खुद की या आशु जी की? नहीं, आशु जी हमें ऑनेस्ट रखते हैं, आशु जी ऑनेस्ट रखते हैं, तो ये चाहिए भी ये। बग्गा साहब भी पशु वेश में फंस गए। बोलूं तो क्या बोलूं? इधर कुआ इधर खाई। अच्छा सर, आप तो वही वाला बताओ जो बता रहे थे मार्केट पर असर। जी सर। बंसल जी का ब्रह्मास्त्र आज आ गया। ब्रह्मास्त्र मेरा था, चलाया बंसल जी के कंधे पर रख के, क्योंकि ब्रह्मास्त्र पिक्चर इतनी हिट हुई नहीं तो मैं अपने नाम से चलाना नहीं चाहता था। जी सर बताएं। देखिए अनिल जी, माहौल तो ऐसा ही रहेगा, उसमें आप हंसा देते हैं तो थोड़ा 1-2 घंटे और राहत मिल जाती है सबको। जी सर। माहौल तो ऐसा ही है।
नहीं, मेरे ख्याल से काफी हद तक ये फैक्टर्ड इन है। अब क्या मार्केट पलटेगा कि एक रेट हाइक एट द मोस्ट रह गया। उल्टा बॉन्ड मार्केट तो कह रहा है कि 50 से 70 बेसिस पॉइंट दिसंबर तक रेट कट है। अब इसमें क्या स्टिंग क्या है इसमें कि रेट कट तभी आएगा अगर इकोनॉमी गिरती है तेजी से। तो यही आंकड़ों का मैं कोशिश कर रहा हूं कि ना फेड के आंकड़े सेंस बना रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं अगले साल रेट कट करेंगे, बट इस साल का जीडीपी 0.4 दिखाते हैं, जब फर्स्ट क्वार्टर में 3% बढ़ने वाली है इकोनॉमी। मतलब बड़ी तेजी से गिरेगी इकोनॉमी अगले 3 क्वार्टर्स में यूएस की, तो उसमें तो रेट कट करना चाहिए। फिर वो रेट कट क्यों नहीं करने को दिखा रहे? वो सिर्फ सेंटिमेंटल है क्योंकि डेटा तो नहीं दिखा रहा वो तो, और क्योंकि इतने लोग कह रहे हैं रेट कट, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि इतनी तेजी से मंदी आएगी। कल जो यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट डेटा भी आया, काफी बुलंद आया, तो ऐसा स्लो डाउन नहीं है इकोनॉमीज में अभी। और जो तेल गिरा है कीमत, वो बहुत बड़ा बूस्ट देता है, वो भारत जैसे देशों को एक बहुत जबरदस्त बूस्ट मिलता है। यही है कि सरकार ने अभी जेब में रखा हुआ है, वो पास ऑन नहीं हुआ है। अगर वो पास ऑन हो जाए तो रेट बढ़ाने की कोई जरूरत ही नहीं है, आपका इन्फ्लेशन भी नीचे आ जाएगा और एक बहुत बड़ा फिस्कल स्टिमुलस इकोनॉमी के अंदर आ जाएगा अगर ये पास ऑन कर दिया जाए। बट वही है कि जब ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में आ जाता है, जब टैक्स कोई देख रहा है बैठे हुए, वो छोड़ता कोई नहीं है। बढ़ाना बहुत आसान होता है और बाद में काटना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यही आज असमंजस है। तो ओवरऑल मैं कहूंगा कि सेंटिमेंट बहुत बिगड़ा हुआ है। परमा बेयर सारे भालू सब घूम रहे हैं कहते हुए जी वर्ल्ड का एंड है, ये सब ऐसे होता नहीं है वर्ल्ड का एंड। यही तो इसलिए मैं ऑप्टिमिस्टिक हूं, इतना खराब नहीं होने वाला। सर भले आप ऑप्टिमिस्टिक हो, पेसिमिस्टिक हो, रियलिस्टिक हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक आप हो तब तक हम टेंशन फ्री हैं बस। तो हाँ, तो सर सोमवार सुबह जो कुछ भी हो सर, हम वीकेंड एंजॉय करेंगे, छुट्टी मनाएंगे, आराम करेंगे, जो कुछ भी होगा सोमवार सुबह बग्गा साहब को पूछ लेंगे हमारा फॉर्मूला बहुत क्लियर है। तो सोमवार सुबह दर्शन देंगे ना सर? बिल्कुल। तो चलिए, वीकेंड पर कुछ भी हो आप बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहे, बग्गा साहब आपके लिए तैयार रहेंगे पूरे के पूरे विश्लेषण के साथ, सोमवार सुबह 7 बजे भी और पौने 10 बजे भी हमारे साथ। तो हम पूरे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का विश्लेषण, जो कुछ भी वीकेंड पर डेवलपमेंट होंगे उस पर हम करेंगे बातचीत। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज समय देने के लिए। आइए जल्दी से शॉर्ट टर्म पिक्स ले ली जाए। अमरीश सर बताएं आपकी शॉर्ट टर्म पिक। जी शॉर्ट टर्म पिक है BEML भारत अर्थ मूवर्स, जो एक PSU मिनी रत्ना है। 3 मेजर वर्टिकल्स हैं इनके, डिफेंस एंड एरोस्पेस, माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन और रेल एंड मेट्रो। तीनों सेक्टर्स में ग्रोथ काफी अच्छा हो रहा है और फोर्सेबल फ्यूचर में ट्रेमेंडस ग्रोथ देखने को मिलेगा। ऑर्डर बुक पोजीशन करीब 8,700 करोड़ का है एज ऑफ दिसंबर 2022 और उसमें से 1,500 करोड़ का एग्जीक्यूट होगा बाय मार्च, अभी मार्च 31 तक। रिसेंटली दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के साथ MOU किया है फॉर बहरीन मेट्रो रेल प्रोजेक्ट। नॉर्मली इनका जो जून का क्वार्टर रहता है दैट इज द वर्स्ट क्वार्टर एंड मार्च इज द बेस्ट क्वार्टर। तो लास्ट 3 क्वार्टर में परफॉर्मेंस जो देखा है Y-on-Y में काफी इंप्रूवमेंट देखा था। तो मेरा एक्सपेक्टेशन है कि मार्च शुड बी एक्सट्रीमली गुड और यहाँ पे मार्च क्वार्टर के लिए मेरा जो EPS का अनुमान है करीब 40 रुपीज का है। सो इवन फॉर द ईयर इट विल बी क्लोजर टू अबाउट 40, क्योंकि लास्ट 9 मंथ्स का इट्स एज गुड एज 0। तो अर्निंग्स पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि लेना चाहिए। तो शॉर्ट टर्म मेरा टारगेट है 1450 का। ओके, 1450 का टारगेट BEML खरीदे शॉर्ट टर्म के लिहाज से। जय बताए आपकी शॉर्ट टर्म पिक। जी अनिल जी एक अच्छा खासा डबल बॉटम पैटर्न फॉर्म हुआ है बिरला कॉर्पोरेशन के चार्ट्स पर एंड 935 के आसपास अप्रोक्सीमेटली ट्रेड कर रहा है। अनिल जी इसको खरीदने की मेरी सलाह है। टारगेट्स इसमें ऊपर में निकल कर आ रहे हैं 1100 के, तो 1100 के टारगेट्स के लिए खरीदना है बिरला कॉर्प। स्टॉप लॉस यहाँ पे अनिल जी रहेगा 843 पर। सो 935 के आसपास खरीदे, 843 का स्टॉप लॉस, 1100 का टारगेट बिरला कॉर्प, जहाँ पे एक अच्छा खासा डबल बॉटम पैटर्न देखने मिला है, पॉजिटिव डाइवर्जेंस इंडिकेटर्स में देखने मिला है और मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी ओवरसोल्ड है शॉर्ट टर्म में, तो हायर लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए बिरला कॉर्प जहां पर रखनी है आपको नजर शॉर्ट टर्म पिक। आइए 10 की कमाई ले ली जाए सचिन जी की तरफ से। सर बताएं आपका स्टॉक।
दीपांशु, यहाँ पर 10 की कमाई के लिहाज से स्टॉक मैंने चूज किया है रामको सीमेंट का। ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 3 महीने से यहाँ पर एक काफी क्लासिकल आउट परफॉर्मेंस रहा है, लगभग 15% की प्राइस परफॉर्मेंस ऑन द पॉजिटिव साइड यहाँ पर मेंटेन हुई है। एंड प्लस वीकली चार्ट पे एक क्लासिक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन है जिसका ब्रेकआउट लेवल लगभग अराउंड 760 के आसपास प्लेस्ड है। ये ब्रेकआउट होने के बाद मुझे लग रहा है काफी सारे ट्रेडर्स के ये रेडार पे जरूर आना चाहिए। स्ट्रक्चरली मुझे लग रहा है 1000-1050 के आसपास के स्विंग्स बन सकते हैं एक साल में। एंड जिस तरीके से इसका परफॉर्मेंस है मुझे लग रहा है आपको स्टॉप लॉस 640 पे लगाना है ऑन अ वीकली क्लोजिंग बेसिस एंड अपने पोर्टफोलियो में इसे उतारना है। अगर डिक्लाइंस भी आते हैं मार्केट की वजह से तो लगभग 700 तक आप खरीदारी कर सकते हो रामको सीमेंट में। स्टॉप लॉस होगा अराउंड 640 का ऑन अ वीकली क्लोजिंग बेसिस एंड पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 1050 का। ओके, तो ये है आपके लिए रामको सीमेंट्स जहां पर करनी है खरीदारी। राकेश जी, कुणाल जी की भी 10 की कमाई बाकी है। सर बताएं आपका स्टॉक। देखिए दीपांशु, मैंने और राकेश जी ने आज चुना है एलजी बाला ब्रदर्स को। 10 की कमाई में हमारी खरीदारी की राय है। पहले भी नीचे के पर भी मैंने और राकेश जी ने इस पर खरीदारी की राय दी है और स्टॉक लगातार बाजार को आउट परफॉर्म कर रहा है। बाजार में जब कमजोरी आती है उसका भी कोई असर इस पर नहीं पड़ता, लगातार एक अपट्रेंड में है। हायर बॉटम्स की एक श्रृंखला चार्ट पर दिख रही है। तो एलजी बाला ब्रदर्स में गिरावट में हमारी खरीदारी की राय है और हमारे काफी अग्रेसिव इसको लेकर टारगेट्स हैं। ओवर टू राकेश जी। दीपांशु, बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है। 550-560 के स्तरों से कंटिन्यूसली मैं और कुमार जी से रिकमेंड करते आ रहे हैं हल्की फुल्की करेक्शन पे स्टॉक को खरीदे। 900 रुपीज के हमारे टारगेट्स हैं और ये लेवल्स 6 से 8 महीने में देखने को मिल सकते हैं। तो 6 से 8 महीने का नजरिया बना के एलजी बाला ब्रदर्स में निवेश की राय। ओके, तो एलजी बाला है वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय निवेश के लिहाज से कुणाल जी, राकेश जी की तरफ से। आइए विदा लेने का वक्त है और विदा ले उससे पहले बता दें कि इस ब्रेक के बाद सुनील सिंघानिया साहब के साथ आ रहा है आपके लिए विशेष शो वेल्थ क्रिएटर से मिलिए। और उसके ठीक बाद 11 बजे मैं और दीप आपके साथ फिर से जुड़ रहे हैं और हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं एक विशेष शो, आओ वेल्थ बनाए। आइए आपको बता दें कि अब इस वक्त अगर आप बाजार से बड़ी वेल्थ कमाना चाहते हैं तो आपको कहाँ पैसा लगाना चाहिए, किन शेयरों में, किन एसेट क्लास में, सोना, चांदी, गोल्ड, रियल एस्टेट, फिक्स इनकम, इक्विटी, कौन से फंड्स में, कौन से शेयरों में, सारी की सारी डिटेल्स आपके लिए आ रही है आओ वेल्थ बनाए हमारे इस खास शो में। और इसके अलावा 12 बजे भी एक और विशेष शो मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। डेट म्यूचुअल फंड पर जो टैक्सेशन के नियम बदले उसका असर आप सब पर क्या पड़ेगा, इस पर हमारे कुछ खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होंगे और इंडस्ट्री के दिग्गज होंगे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से, और साथ ही जो एडवाइजर्स हैं जाने माने देश के, वो आपको बताएंगे कि अल्टीमेटली आपको अपने डेट इन्वेस्टमेंट पर करना क्या है। इस पर भी विस्तार से होगी चर्चा। लेकिन फिलहाल सभी से लेंगे विदा। कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी और सचिन जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अमृत सर, जय ठक्कर साहब और राजेश पांड्या साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया आज सुबह हमारा साथ देने के लिए। दोपहर के शो में आप सबसे फिर होगी मुलाकात और मुझे और दीप को इजाजत दीजिए सिर्फ आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के लिए, आधे घंटे आना है। हाँ, और आधे घंटे में बीच में तब तक हमें वो फिनिशिंग टच देना है, फाइनल टच देना है। तो बस उसके लिए हम हमारी तैयारी, आइए देश के प्रति सम्मान के साथ करेंगे शो का समापन। जय हिंद।